हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपको मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क में, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो ये वीडियो होने वाला आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मतलब हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, कंप्लीट चैप्टर करेंगे एक वीडियो के अंदर। और ये चैप्टर क्या होगा, तो कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2, जिसको आप क्या कहते हैं, संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में जो लोग हैं इनका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। मतलब कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, संसाधन मतलब रिसोर्स है, और जो इंसान है या लोग हैं उनका रिसोर्स कैसे डील किया जाता है, मतलब इंसान कैसे रिसोर्स बनते हैं, उन पर क्या क्या मेहनत की जानी चाहिए, तो वो पूंजी में परिवर्तित हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर के दौरान हम मानव और मानव कैसे मानव पूंजी बनेगा, उस पर क्या निवेश करेंगे, फिर वो रोजगार बेरोजगार के ऊपर हम बात करेंगे। ये सारी बातें हम इस पूरे चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं अपने रिवीजन के दौरान। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे ही आते हैं, जिससे ओवरव्यू आता है, आपका अवलोकन वाला टॉपिक आता है, उसमें आप पाएंगे कि एक फोटो लगी होगी। ये फोटो इस कारण से लगी होगी कि फोटो में क्या हो जाएगा कि आप जैसे ही देखेंगे यहां पर, तो आप पाएंगे मानव संसाधन क्या है। सबसे पहली चीज कि मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है। तो एक सवाल, मतलब जो एक लड़की है ये इसने उठाया कि मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है। तब तक एक लड़का बोल पड़ता है क्या उससे अधिक है, मतलब इनको पता नहीं है, ये कह रहा है कि यह उससे अधिक है। अब जब ये उससे अधिक है तो हमें जानना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। फिर लड़की कहती है मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है। फिर लड़का कहता है यह उससे अधिक है, मतलब इसके पास एक ही जवाब है, क्या उससे अधिक है। तो ये जो कह रहा है यह उससे अधिक है, यह उससे अधिक है, तो या उससे अधिक है, तो अपन उसके सारे जवाब यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब पाएंगे कि संसाधन के रूप में लोग, जो अध्याय हम देखते हैं ना, संसाधन के रूप में लोग अध्याय, इसमें क्या करेगा, जनसंख्या है ना, हमारे अध्याय का नाम क्या है, संसाधन के रूप में लोग। तो ये अध्याय क्या करेगा, आपका जनसंख्या को व्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में। दो प्रकार के लोग होते हैं, सेंटेंस से आप समझने की कोशिश करना। दो प्रकार के लोग कैसे होते हैं, एक तो वो होता है, एक हो गई, एक को कह दिया अपन ने परिसंपत्ति, और दूसरी चीज को कह दिया दायित्व। अब ये दोनों शब्दों को आपको समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि लोगों को क्या है, दायित्व है लोग या परिसंपत्ति है लोग, अगर आप संपत्ति बनाना चाहते हैं तो। आपका उदाहरण लेता हूं, आप स्कूल जाते होंगे और आप एक बैग लेते होंगे, आपका बस्ता होगा, बैग होगा, जिसमें आप अपनी किताबें रखते होंगे। तो किताब जब खाली रहती है ना, किताब जब खाली, मतलब जो आपकी नोटबुक है, जो आपकी कॉपी है लिखने वाली, फेयर कॉपी, वो जब खाली है तब वो दायित्व है। तब उसको आप ऐसे ही बहुत आराम से लेकर जाते हैं ना, आराम से संभाल कर लेकर जाते हैं। कभी कभी वो यहाँ वहाँ आप छोड़ भी देते हैं तो भी ठीक है। आपने उस पर अभी मेहनत नहीं की, सिर्फ आपने बाजार से वो खाली कॉपी खरीद ली है ना, इस तरीके की कॉपी आपको आ जाएगी यहाँ पर, है ना, कुछ आप ऐसे, ये कॉपी आप खरीद कर लाए ना, आपने ऐसा देखा होगा, यहाँ पर ऐसी कॉपी आप खरीद कर लाते हैं। ये कॉपी आप खरीद कर लाए और इसमें आपने अभी कुछ लिखा नहीं है, तो ये क्या है, दायित्व के, फटनी नहीं चाहिए, इसमें हमको लिखना है। लेकिन जब आप इस पर मेहनत करते 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 आपका ये पूरा नोट्स बन जाता है, आप पूरा नोट्स इस पर तैयार कर लेते हैं, है ना, पूरी कॉपी आपकी तैयार हो जाती है। मान लीजिए कि उस पर सब सारे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक सब कुछ लिख गया। तो क्या जैसे खाली कॉपी को आप डील कर रहे थे, जब खाली कॉपी आपके पास थी, खाली नोटबुक आपके पास थी, तो उसमें, और जब नोटबुक आपकी 4-6 महीने बाद भर जाती है, तो उसमें दोनों को संभालने का तरीका क्या है। अब इंपॉर्टेंस आप किसको ज्यादा देते हैं, खाली कॉपी को अभी भी देते हैं, या आपने जो बहुत व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाए हैं उसको देते हैं। मतलब जब उस कॉपी पर आपने मेहनत कर ली, मतलब क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट किया, लिखने का, पढ़ने का, अपने पेन का, आपने मेहनत कर ली, तो क्या बन गई, आपकी संपत्ति। अब आप उसका ध्यान रखते हैं कैसे नहीं संपत्ति खराब हो जाए, तो फिर क्या होगा, आपको नुकसान हो जाएगा, आपने साल भर की मेहनत खराब होगी। तो ऐसे ही इंसान, जो जनसंख्या है, जनसंख्या को व्यवस्था पर दायित्व,
मतलब सरकार के ऊपर दायित्व से ज्यादा क्या बनाना चाहिए, संपत्ति। जब आप संपत्ति बनाएंगे, कोई चीज संपत्ति बनेगी तो वो कीमती हो जाएगी, और कीमती चीज की हमेशा वैल्यू होती है, उसकी हमेशा आदमी इज्जत करते हैं। आप देखिए, जब ये खाली कॉपी थी आपके पास, तो हो सकता है इसकी इज्जत उतनी ना करते हो जितनी ये भरी भराई कॉपी की आप कर रहे हैं, क्योंकि इस पर आपने 6 महीने 8 महीने मेहनत की है, सारे चैप्टर आपने लिख डाले हैं। खो जाएगी तो फिर पेपर में समस्या आएगी। समझ में आई बात परिसंपत्ति और दायित्व वाली? क्लियर। तो अब देखना, जनसंख्या जो है कि जनसंख्या को कैसे परिसंपत्ति बनाएंगे, जनसंख्या कैसे आपकी जो पूंजी बनेगी वो कैसे मानव पूंजी उसको हम तैयार कर देंगे, कैसे होगी, है ना, मानव पूंजी कैसे इसको तैयार करेंगे। तो जनसंख्या को मानव पूंजी जैसे बनाना है तो आपको ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, शिक्षा का, प्रशिक्षण का और चिकित्सीय सेवाओं का। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर जब आप इंसानों के साथ करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, या निवेश का मतलब क्या हो गया, एक ये व्यक्ति है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ये आ गया व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति आ गया, तो इस व्यक्ति के ऊपर आपको क्या करना है, इस व्यक्ति के ऊपर आपको खर्चा करना स्टार्ट करना है। किस चीज का, आप इसको शिक्षा देंगे ना, ये सारी चीजें आप इसको शिक्षा देंगे, आप इसको ट्रेनिंग देंगे, आप इसको स्वस्थ रखेंगे। मेडिकल केयर का मतलब क्या है, बीमार होता है तो जल्दी उसका इलाज हो जाए। शिक्षा देंगे तो ये पढ़ेगा लिखेगा, प्रशिक्षण में तैयार होकर आएगा और चिकित्सीय सेवाओं से स्वस्थ रहेगा। तो इससे क्या होगा कि एक ऐसा इंसान बन जाएगा कि उसको जानकारी भी है, वो ट्रेंड भी है और स्वस्थ भी है, तो फिर ये हमारे काम का हो जाएगा। मान लीजिए कि आप कोई मजदूर लगाना चाहते हैं, आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना है, कोई इलेक्ट्रिक का काम आपको करवाना है, बिजली का काम नहीं होता, कोई बिजली का काम आपको करवाना है, तो इसमें आप कैसा आदमी चाहेंगे, एक ट्रेंड व्यक्ति चाहेंगे, है ना, एक ट्रेंड प्रशिक्षित या अनट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि भाई वो आपका हो सकता है कि तारी गलत जोड़ जाए, वो जब आप जाए तब आप बटन चालू करो सब जल जाए। कैसे चाहेंगे, प्रशिक्षित। प्रशिक्षण कैसे आएगा, जब आपने थोड़ा पढ़ा होगा तभी तो समझ पाएंगे। और मान लीजिए कि वो ट्रेंड है, प्रशिक्षित है, लेकिन वो चल नहीं पा रहा, फिर क्या करेंगे, इससे कोई काम करेंगे इस आदमी। तो तीनों चीजें जरूरी हैं, ये तीनों चीजों का आप निवेश करेंगे तो मानव क्या होगा, मानव पूंजी बन जाएगी। जनसंख्या जो है वो क्या हो जाएगी, जनसंख्या आपकी मानव पूंजी बन जाएगी, है ना, क्या बन जाएगी, मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर बात, मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल बन जाएगी। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। मतलब क्या हो गया कि मानव पूंजी क्या है कि उसमें कौशल है ना, कौशल मतलब क्या हो गया, इसको अंग्रेजी में कहेंगे स्किल, क्या कहेंगे, स्किल, स्किल, और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान है ना, प्रोडक्शन नॉलेज जो होगा या प्रोडक्टिव नॉलेज जो होगा उसका स्टॉक मतलब जमाव है। तो ये शिक्षा कौन ले सकता है, आप भैंस को पढ़ा सकते हो क्या, भैंस को ट्रेंड कर सकते हो क्या। तो ये शिक्षा और प्रशिक्षण तो केवल किसके साथ होगा, इंसान के साथ होगा। किसके साथ होगा, इंसान के साथ। इलाज हम सबका करते हैं, इंसान जानवर सबका करते हैं। कुछ कुछ प्रशिक्षण आप देखें कुछ जानवरों को भी देते हैं, लेकिन वो सीख नहीं पाते। आपने देखा कभी कि कोई कुत्ता बोले 12वीं तक पढ़ा है, ऐसा नहीं होगा, इंसान ही पढ़ता है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण सिर्फ इंसान का होगा, साथ ही साथ मेडिकल केयर भी, मतलब ताकि वो स्वस्थ रहे। अब जब सब होगा तो क्या होगा, हमारा दिमाग विकसित होगा और हमारे दिमाग में ज्ञान भी होगा, हमारे पास कौशल भी होगा, तो हम क्या हो जाएंगे, इसी कारण से हम साधारण आदमी से, साधारण संख्या से हम मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाएंगे, कैपिटल जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें परिवर्तित हो जाएंगे। क्लियर बात। अब मानव संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज द रिसोर्स के बारे में हमें बात करनी, कैसे मानव संसाधन के रूप में लोग, तो उत्पादन, कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश की कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है, जिसको आप क्या कहते हैं, पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोग। मतलब क्या हो गया, कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में कार्यरत, मतलब जब आप उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन कैसे हो रहा है, कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में। तो इसको वर्णित करने का एक तरीका है जिसको आप क्या कहेंगे, संसाधन के रूप में लोग कहेंगे। अब बात करेंगे उत्पादक पहलू की दृष्टि में जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधन की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन, एक मानव। देखिए यहां पर एक बात आई है कि उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। सबसे पहली चीज तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाता है, आप जानते होंगे, सब पता होगा आपको क्या कहलाता है, जानते होंगे ना क्या कहलाता है। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहलाता है, तो आपको पता था, आपने देखा होगा, प्राथमिक क्षेत्रक प्लस द्वितीयक क्षेत्रक प्लस तृतीयक क्षेत्रक, इन तीनों क्षेत्रकों में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है ना, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है,
ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसको शामिल करेंगे। लेकिन ये कैसा है, ये अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का है। इसमें क्या लगा देंगे, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का है। क्योंकि आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो हम उगाते हैं वो कैसा होता है, प्राकृतिक चीजों से उगाते हैं ना, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें खेती की आवश्यकता भी कई बार पड़ जाती है कि आपको यहाँ पर कृषि या खेती की आवश्यकता पड़ती है, या फिर आप जमीन से कोई खनिज वगैरह निकाल रहे हैं, कोई अयस्क निकाल रहे हैं तब। तो अब ये दोनों काम आप जब कर रहे हैं, चाहे आप अयस्क निकालें चाहे खेती निकालें, जब भी आप ये दोनों काम करते हैं तो आप में इसमें लोगों की आवश्यकता पड़ती है ना। किसकी आवश्यकता पड़ती है, लोग की आवश्यकता पड़ती है, इंसानों की आवश्यकता पड़ती है ना, लोगों की आवश्यकता पड़ती है। लोगों के द्वारा ही कर पाएंगे आप। ऐसे तो है नहीं कि आपने बोला अलादीन का चिराग है आपके पास तो आपने घिस दिया। पहली चीज तो ये होगी। अब दूसरा जिसको द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं, इसको विनिर्माण क्षेत्रक भी कहा जाता है ना। क्या कहते हैं इसको, विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। विनिर्माण क्षेत्रक मतलब यहां पर हम क्या लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे और कारखानों से उत्पादन करेंगे। तो इन कारखानों में भी किसकी आवश्यकता होगी, लोगों की आवश्यकता होगी, बिना लोगों के नहीं चल पाएगा। तीसरा क्षेत्रक जो कहलाता है इसको हम क्या कहते हैं, ये सेवा क्षेत्रक कहलाता है, आपको याद होगा। और सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत भी सेवाएं करवाने के लिए यहां पर भी लोगों की आवश्यकता होगी। अब तीनों जगह कैसे लोगों की आवश्यकता होगी उसको समझ लेते हैं क्या है। तो हमें समझ में आएगा कि जनसंख्या जो है, जो हम यहां पर बार बार बात कर रहे हैं कि जनसंख्या मतलब उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पादन की क्षमता सृजन में उनके योगदान को बल देता है। कैसे योगदान को बल देगा, वही तो हम समझ रहे हैं। अब यहां पर खेती अगर करनी है तो बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता थी नहीं शुरुआत में, क्योंकि आप पारंपरिक तरीके से खेती कर सकते थे। और यहाँ खनिज मतलब यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके की मजदूरी जैसा कर रहे हैं। फिर भी अगर ज्ञान है, आप खेती के बारे में जानते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों, लेकिन स्किल हो जाएंगे, आप सीख जाएंगे, आपका प्रशिक्षण हो जाएगा कैसे, घर वालों की खेती देखते देखते। तो यहां पर क्या बात हो गई कि यहां पर आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ गई, बिना प्रशिक्षण के आप यहां पर नहीं कर पा रहे। क्लियर। अब दूसरी चीज आ गई यहां पर कि प्राकृतिक मतलब दूसरा क्या है, विनिर्माण कारखाने। तो यहां पर आपको पढ़े लिखे भी चाहिए और बिना पढ़े लिखे भी चाहिए, पढ़े लोग भी चाहिए और मजदूर लोग भी चाहिए, सब टाइप के लोग चाहिए। तो जब यहां पर, और चूंकि ये कैसे हो, सीखे सिखाए हो, उसको हर बार बताना पड़ेगा, डिब्बा उठाकर ऐसा रखो, इतना तो हम समझाएंगे ना उसको, एक बार में ट्रेनिंग देंगे कि उतना काम कर ले। तो यहां पर भी आपको क्या है कि पढ़े लिखे और स्किल लोग चाहिए। और क्या आप यहां पर बीमार व्यक्ति काम कर पाएगा, क्या यहां पर बीमार व्यक्ति काम कर पाएगा, नहीं। तो यहां पर स्वास्थ्य भी चाहिए। तीसरा जो सेवा क्षेत्र है, यहां पर भी लोग आपको बहुत स्किल चाहिए, बहुत पढ़े लिखे लोग चाहिए। पढ़े लिखे होंगे तभी यहां पर काम हो पाएगा, है ना। पढ़े लिखे लोग चाहिए, साथ ही साथ कई सारी सेवाओं में बिना पढ़े लिखे लोग भी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप मालिश करवाएं, एक उससे मालिश करवाएं जिसके घर में मालिश होती रही, उसने अपने पिताजी से मालिश करने का तरीका सीखा है, हाथ पैर दबाते, कई सारे लोग करवाते। तो फिर क्या होगा, आप कई बाल कटवाने गए होंगे ना, कई बार बाल कटवाने में आप दुकान पर जाते होंगे। और जब बाल कटवाने जाते हैं तो एक होता है कि जिसने धीरे धीरे सीख लिया तो आपके बढ़िया मिला मिला के बाल काटता है। और एक ऐसा होगा कि जो आज ही जिसने कैंची उठाई है बाल काटने, उससे कटवाएंगे, क्यों नहीं कटवाएंगे, बताओ ना, क्यों नहीं कटवाओगे उससे बाल, क्योंकि वो कहीं यहाँ कैंची मारेगा, कहीं ऐसे कर देगा, कहीं बिगाड़ देगा, यही डर रहेगा ना। जबकि बाल तो बढ़ जाएंगे कुछ दिन में, लेकिन बिगाड़ तो देगा। तो आप किसके पास गए, बोले भैया वो सही काटता है। वो सही क्यों काटता है, क्योंकि उसको काटते काटते इतना समय हो गया कि वो बहुत अनुभवी हो गया है, उसको अनुभव अच्छा हो गया, मतलब स्किल अच्छी हो गई है, उसका प्रशिक्षण अच्छा हो गया है। समझ में आई बात। तो इसी कारण से हम क्या, वो बाल काटना भी क्या है, सेवा क्षेत्र है। तो तीनों जगह आपको कैसे लोग चाहिए हैं। अब यहां पर ये स्किल लोग होंगे, तीनों जगह जब लोग होंगे तो तीनों जगह काम करेंगे। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि आपके पास लोग ज्यादा होंगे, है ना, लोग क्या होंगे, लोगों की संख्या ज्यादा होगी, तो ज्यादा तीनों में आप डाल पाएंगे, पहले दूसरे तीनों में आप डाल पाएंगे। तीनों में डाल पाएंगे तो उत्पादन क्या कर पाएंगे, ज्यादा कर पाएंगे। तो उत्पादन ज्यादा कर पाएंगे तो क्या होगा, उत्पादन की क्षमताओं को बल मिलेगा, अधिक उत्पादन की क्षमताओं को बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सही बात है। दूसरे संसाधन की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, इसको क्या कहते हैं, एक मानव संसाधन कहते हैं। मतलब इसका हम उपयोग करते हैं, जैसे हमने देखा खेती के अंदर कर लिया, उत्पादकता करने में, कारखाने के अंदर कर लिया, सेवाओं के सृजन में कर लिया, तो ऐसे हम इनका उपयोग करते हैं। क्लियर बात। विशाल जनसंख्या एक सकारात्मक पहलू है। अब थोड़ा सा परिचय वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ, हम देखते हैं कि विशाल जनसंख्या एक सकारात्मक पहलू है। अभी देखेंगे कि सकारात्मक है कि नकारात्मक है, इसको हम अभी बात करते हैं। सबसे पहले बात ही कर लेते हैं, क्या होगी सकारात्मक, क्या होगी नकारात्मक। ये रफ कर दूं क्या, चलो। जनसंख्या को, विशाल जनसंख्या जो आपके पास है, ये विशाल जनसंख्या आपके पास है ना, और इसको क्या कह रहे हैं कि इसको एक सकारात्मक पहलू भी कहते हैं और कई लोग इसको एक नकारात्मक पहलू भी कहते हैं।
देखिए सकारात्मक कैसे हो जाएगी और नकारात्मक कैसे हो जाएगी, अभी बात करते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक, सकारात्मक के पीछे कारण यह है कि सकारात्मक पहलू इसलिए कहा जाएगा कि अगर जनसंख्या के ऊपर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य, इन सब चीजों का निवेश किया जाता है, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य, इनका निवेश किया जाएगा, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, ये जो विशाल जनसंख्या ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, जनसंख्या बदल जाएगी पूंजी में। कैसी पूंजी में? मानव पूंजी में। क्या कहेंगे इसको? मानव पूंजी कहेंगे। ये मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाएगी। और हमने अभी पिछले वीडियो में देखा कि जितनी ज्यादा होगी तो क्या होगा, उत्पादन उतना अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो क्या होगा, आय में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये तो सकारात्मक पहलू एक तरीके का हो गया। नकारात्मक क्या देखते हैं कि ज्यादा जनसंख्या मतलब कि वो इन सब चीजों तक पहुंच नहीं पाएगी, ना शिक्षा तक उसकी पहुंच होगी, ना प्रशिक्षण तक पहुंच होगी, ना स्वास्थ्य तक पहुंच होगी, और वो क्या होगी, यहां पर ये पूंजी बन गई है, मतलब संपत्ति। संपत्ति क्या हो जाती है, कीमती कोई संपत्ति बर्बाद नहीं करता आपने। क्या आप अपने पेन तोड़ के फेंकते हैं, अपनी कॉपी फाड़ के फेंकते हैं, आपकी संपत्ति है ना, नहीं फेंकते। तो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारी संपत्ति हो जाती है। लेकिन जब ये हमारा दायित्व होगा कि यार बोले उसकी भी 4 कॉपी लेके जाना, जबरदस्ती ये ड्यूटी दे दी गई है कि नहीं उसका भी बस्ता ले जाना, तो कई बार आप छोड़ देते, बोले अरे ध्यान ही नहीं रहा। करते ऐसा कि नहीं करते? करते ही होंगे, बिल्कुल गारंटी से करते होंगे। तो वो क्या हो गई, नकारात्मक। अगर उसको कहा जाए कि अगर ये बस्ता आप ले जा रहे हो तो भाई हो सकता कुछ उसको ऐसा चीज बताई जाए, उसको वैल्यूएबल बना दिया जाए, मूल्यवान बना दिया जाए, तो शायद आप ले जाएंगे क्या ये संपत्ति। लेकिन जब आपके ऊपर डाला जाएगा, जबरदस्ती बोझ तरीके से डाला जाएगा, तो आपका शायद मन नहीं करेगा। तो सकारात्मक नकारात्मक क्या हो गया, तो सकारात्मक पहलू है, लेकिन इसे खास तौर पर नकारात्मक तरीके से देखते हैं। खासतौर से क्या, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा पर जनसंख्या की पहुंच नहीं होती। जो अधिकांश जनसंख्या के लोग हैं जो गरीब तबके में है या अति गरीबी में है, तो उनकी पहुंच नहीं होती। तो उनकी पहुंच के लिए जरूरी है कि भाई जनसंख्या तक वो पहुंच पाए। तो अगर वो उनकी पहुंच हो जाए, वो स्वस्थ रहने लगे, शिक्षा अच्छी लेने लगे, बढ़िया खाना खाने लगे, तो क्या होगा, फिर उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, मेहनत उन पर की जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो पूंजी बन जाएंगे। लेकिन हो नहीं पाता। इस कारण से जब हो नहीं पाता तो कई सारे लोग इसको नकारात्मक देखते हैं। लेकिन जो लोग इसको सकारात्मक देखते हैं तो वो ट्रेंड करके उसको क्या कर लेते हैं, मानव पूंजी में परिवर्तित कर लेते हैं। ये शिक्षा की बात है, ये मैडम पढ़ा रही हैं, ये स्वास्थ्य की बात है, और ये अपनी थाली लगी है, रात तो खाएंगे बस, है ना, आप भी खाना हम भी खाएंगे, मैं तो रसगुल्ला खाऊंगा दोनों। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि जनसंख्या क्या है, तो कैसे हम करेंगे जनसंख्या पर। तो आप जनसंख्या को पहली चीज तो आप भोजन की उपलब्धता करवा दो, उसको हम अधिक शिक्षा देंगे और उसके स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे। स्वास्थ्य पर काम कैसे होगा और शिक्षा पर काम कैसे होगा, पहली चीज तो ये जान लेते हैं। शिक्षा के लिए जरूरी है 2-3 प्रकार की शिक्षाएं हमारे पास। एक तो आपकी स्कूल शिक्षा हो गई, है ना, स्कूल शिक्षा हो गई, फिर वो कॉलेज में जाएगा, और एक व्यवसायिक शिक्षा हो गई। ऐसे कुछ वो कर लेगा यहां पर, है ना, कुछ व्यवसायिक शिक्षा। ठीक, व्यवसायिक शिक्षा ले, मतलब वो शिक्षा जब लेनी है उसको, तो वो स्कूल कॉलेज में चला जाए और वहां पर कुछ सीख के कुछ आ जाए। साथ ही साथ उसका स्वास्थ्य, मतलब अगर गरीब है तो भोजन की उपलब्धता, तो कोई बीमारी है तो इलाज, तो स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। तो जब जनसंख्या पर आप अधिक जनसंख्या पर इन सब का निवेश करते हैं तो जनसंख्या क्या होती है, विकसित होती है। और इन सब माध्यमों से, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जनसंख्या को विकसित करते हैं, तो जनसंख्या क्या होती है, मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाती है। मतलब हम क्या कहते हैं, यहां पर हम फिर मानव पूंजी का निर्माण करेंगे। कभी आपसे पूछ ले कोई कि भैया मानव पूंजी का निर्माण कैसे करेंगे, तो हम क्या बताएंगे कि जनसंख्या को जब हम विकसित करेंगे और अधिक शिक्षा और अधिक स्वास्थ्य के माध्यम से, तो वो जनसंख्या क्या होगी, मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाएगी, मानव पूंजी का निर्माण हो जाएगा। क्लियर बात। भौतिक पूंजी निर्माण की भांति ही देश की उत्पादक शक्ति में ये वृद्धि करता है। मतलब अगर जितने आप मानिए कि आपके पास एक 10 एकड़ का खेत है, आपने मान लिया, और आदमी है एक काम करने वाला, क्या कर पाएंगे उत्पादन? तो यहां पर आपको एक पर्याप्त मात्रा में लोगों की हो सकता है, लेकिन आपके पास 10 और लोग आ जाएं जो खेती करके जानते हो, काम करके जानते हो, तो क्या होगा, आपको फिर फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप उत्पादन ले लेंगे। तो वही तो, ये भूमि का टुकड़ा क्या हो गया, इसको कह दिया क्या, भौतिक पूंजी कह दिया। जमीन ये क्या हो गई, भौतिक पूंजी हो गई। और हम क्या हो गए, मानव पूंजी हो गए। तो हमने उस पर मेहनत की, तो अगर जितने स्किल्ड होंगे, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लोग होंगे, पर्याप्त, ऐसा नहीं कि जरूरत से ज्यादा, पर्याप्त मात्रा में लोग होंगे, तो हम क्या कर लेंगे, अधिक उत्पादन कर लेंगे। लेकिन लोग कैसे चाहिए, शिक्षित, प्रशिक्षित और मानव पूंजी के रूप में लोग चाहिए। ऐसे नहीं कि जिनको कुछ आता नहीं है उनको जबरदस्ती लिया, ऐसा हमें नहीं चाहिए। क्लियर।
मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। मतलब भौतिक पूंजी की भांति क्या, जैसे आपने जमीन ले ली, आपने लिया, फिर उस पर अपन ने क्या किया, खेती बती करते, कुछ मिलता है ना। ऐसे अगर आप इंसान के ऊपर खर्चा करते हैं, इंसान के ऊपर आप निवेश करते हैं, वो निवेश क्या करना है, शिक्षा के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से। अगर इन तीनों माध्यम से आप अपनी जनसंख्या को अच्छा रखते हैं, आप अपने लोगों को पढ़ा लिखा ले जाते हैं, उनको ट्रेन कर लेते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, तो वो क्या होती है, भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल देता है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, अभी एक कहानी भी आएगी आगे जाकर। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं, हमने 12वीं करी, 12वीं के बाद हमने कॉलेज किया, कॉलेज करने के बाद हमको नौकरी लग गई, अच्छी सी सरकारी नौकरी लग गई। मान लो कि आप में से कई सारे लोग भगवान करे आईएएस बन जाए, है ना, आप आईएएस बन गए। तो इस पर आपके आईएएस बनने के पहले आपने क्या मेहनत करी, शिक्षा। आपने शिक्षा के माध्यम से सीखते गए, ट्रेंड होते गए, प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी आ गई, और साथ ही साथ इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहा। बीमार रहते तो पढ़ पाते क्या, नहीं पढ़ पाते। स्वास्थ्य भी अच्छा रहा तो आप क्या बन गए, कलेक्टर, और कलेक्टर बन गए तो समाज में रुतबा बन गया, और सैलरी आएगी कि नहीं, वेतन तो आएगी। जब वेतन आएगी यहां पर, तो वो क्या होगी, आपको प्रतिफल मिल रहा है ना। वैसे आपने कुछ लगाया तो पलटकर आपको कुछ फायदा मिल रहा है, तो क्या होगा, आपको वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये क्या हो गया कि भाई अगर आप जनसंख्या पर खर्चा करते हैं, निवेश करते हैं, खर्चा का मतलब पैसा मत समझना, पैसा तो लगता ही है, लेकिन खास तौर से हम शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, प्रत्यक्षता आप देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि अधिक शिक्षित और बेहतर प्रशिक्षित लोग उच्च उत्पादकता को प्राप्त करते हैं। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। आय बढ़ेगी तो हमारे शौक बढ़ेंगे, शौक बढ़ेंगे तो हम खर्चा करेंगे, कभी गाड़ी से घूमने जाएंगे, कभी होटल में खाना खाने जाएंगे, कभी घूमने के लिए चले जाएंगे, ये सब होगा। ऐसे ही अधिक स्वस्थ लोगों की भी उच्च उत्पादकता होती है, इससे भी इनकी आय बढ़ती है। चूंकि अगर आप प्रशिक्षित हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ है तो भी गड़बड़ है, तो आपको शिक्षित होने के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होना चाहिए। चूंकि अगर मान लीजिए आपको घर में मजदूरी करवाना है, कोई मजदूर ही लेकर आ रहे हैं, तो मजदूर में तो मान लिया कि पढ़े लिखे कोई शर्त नहीं, लेकिन आप क्या बीमार लाएंगे, क्या अच्छा लाएंगे, हट्टा कट्टा, आप अच्छा हट्टा कट्टा लाएंगे जो काम करता होगा। तो स्वास्थ्य भी जरूरी है, वो क्या करता है, उत्पादकता को बढ़ा देता है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर बात। अब एक उदाहरण देख लीजिए, आपकी बुक के अंदर ही दिया गया है, योजना आयोग भारत सरकार का ये एक लेख है, मतलब वहां से लिया गया है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में, है ना, प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। इसमें 4 शब्द आए हैं। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, अनपढ़ को तो आएगी नहीं, पढ़ना पड़ेगा, मतलब शिक्षा। अधिक ज्ञान, ज्ञान भी क्या है, आपने सीखा होगा। आगत मतलब आपने निवेश किया, लगाया। दुर्लभ भूमि संसाधन, जमीन आपकी फिक्स है, ये भौतिक संसाधन है, जमीन आपकी फिक्स है, बदल नहीं, बढ़ा नहीं सकते आप। इससे क्या हुआ कि उतनी ही जमीन पर जो पहले उत्पादकता कम थी, अब उत्पादकता क्या हो गई है, ज्यादा हो गई, तीव्र उत्पादकता हो गई यहां पर। क्लियर। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण हो जाता है ना, एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि क्या हरित क्रांति के माध्यम से एकदम से उत्पादन हो जाना, ये आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। क्लियर बात यहां तक की। तो ये क्या है, यहां पर लेख में बताया गया है कि भाई कैसे हम ज्ञान को, कैसे हम जो आपका ज्ञान है तो इंसान को इंसान से मानव पूंजी बनाकर उत्पादन कर सकते हैं। हरित क्रांति हमारे पास जीता जागता उदाहरण है। हमने 4-5 शब्द लिए, शिक्षा का भी लिया, जबकि भौतिक संसाधन भूमि भी है लेकिन वो बढ़ नहीं सकती, और भूमि अपना उपयोग भी नहीं कर सकती। उसका उपयोग किसने किया, इंसान ने किया। इंसान उसका उपयोग किया तभी तो उत्पादन बढ़ा। क्या भूमि ऐसे पड़े पड़े आपको गेहूं की फसल दे देगी, नहीं। इंसान उसका उपयोग करेगा, और इंसान को हमने शिक्षा दे दी, इंसान को हमने सिखा दिया, तो क्या बन जाता है, पूंजी बन जाता है। फिर वो उस खेत पर खेती करके आपको ज्यादा उत्पादन देगा, ज्यादा फायदा होगा और बढ़िया जिंदगी जिएगा। क्लियर। उच्च आय से ना केवल अधिक शिक्षित बल्कि अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है ना, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। कैसे, मान लीजिए कि आप पढ़ लिख गए हैं, मान लीजिए कि मैं पढ़ गया हूं, आप अभी बहुत पढ़ गए हैं, आप भी पढ़े, भगवान करे अच्छे आगे अच्छी बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाएं, पढ़ गए हैं। तो कई बार हमारे पास समय की बचत नहीं होती, समय बहुत कम बचता है, तो हम क्या करते हैं, भाई अपने यहाँ खाना वाला लगा लिया, भाई खाना बनाएगा, वो खाना बनाएगा तो उसको हम पैसा देंगे ना। क्योंकि हमने ज्यादा कमाना स्टार्ट किया तो फिर उसने हमें सेवा देना स्टार्ट कर दिया। हम कपड़े नहीं धो पा रहे हैं तो हम कपड़े देने, धोबी को देने लगे, उसको भी एक काम मिलेगा। मतलब अगर आप पढ़ेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं, आपने शिक्षा अच्छी ले ली है तो आपको आय अच्छी प्राप्त होने लगी है, तो इससे आपकी आय मतलब आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई है, आप ज्यादा कमाने लगे हैं, तो फिर आप खर्च भी करेंगे कई सारी चीजों पर, तो इससे समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होना स्टार्ट होगा।
क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं होते, उतने स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई होती। जैसे हम प्रेस वाले की बात कर लें, हम कपड़े धोने वाले की बात कर लें, हम अपने और जो सेवा हमें प्रदान करते हैं उनकी बात कर लें। आपकी गाड़ी चलाने वाला कोई ड्राइवर हो गया, उतना पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन हम कमाने लगे तो हमने गाड़ी खरीद ली और एक व्यक्ति को नौकरी पर रख लिया, तो उसका भी काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम कमाते नहीं तो गाड़ी खरीद पाते नहीं, हम खरीद पाते नहीं तो ड्राइवर रख पाते नहीं। समझ रहे? तो अगर आप अच्छी आय प्राप्त करते हैं तो अच्छी आय में शिक्षा का योगदान है, बिल्कुल है। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से समाज का भी फायदा करते हैं। देखिए आप यहां पर, ये सब मानव पूंजी के उदाहरण। मानव पूंजी ये क्या है? ये टीचर है, मानव पूंजी है। ये एक कोई इंजीनियर टाइप व्यक्ति लग रहा है, ये टेलर है जो कपड़े सिलता है, ये डॉक्टर है, ये सब क्या है? सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, मानव पूंजी है। अगर डॉक्टर मान लो इसको सुई लगाने का हम ट्रेनिंग नहीं देते, वो एमबीबीएस नहीं करता, लगा पाता क्या? वो समझ ही नहीं पाता क्या है, वो कुछ भी लगा देता, गड़बड़ कर देता। तो वो धीरे धीरे सीखता है, पढ़ता है, पढ़ा और सीखा, इसके बाद फिर क्या बन गया? एक नॉर्मल लड़के से डॉक्टर साहब बन गया, डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर देते हैं। समझ में आई बात? अभी क्या थे, 12वीं तक कोई डॉक्टर कहलाता कि नहीं, 12वीं के बाद उसने क्या किया? एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया। एमबीबीएस में एडमिशन लिया तो उसको 4-5 साल का समय लगा। 4-5 साल का समय लगेगा तो ऊपर क्या होगा? वहां पर कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे ऑपरेशन करना है, सब कुछ सीखेगा। वो क्या बन जाएगा? डॉक्टर बन जाएगा। कि डायरेक्ट अपन ने सफेद कोट पहन लिया, बोले चलो आज कहां चीरना है, फाड़ देते हैं, मार डालेंगे अपन आदमी को। ऐसे थोड़ी कोई डॉक्टर बनता। आपको एक समय देना पड़ेगा, आपको एक डिग्री मिलेगी, तब आप डॉक्टर बन पाएंगे, तभी आप लोगों का अच्छा इलाज कर पाएंगे, नहीं तो आपसे गड़बड़ी भी हो सकती है। क्लियर बात? यहां तक की बात क्लियर? चलिए आगे चलते। तो देखो, वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि, है ना, और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यह है क्योंकि मानव पूंजी और अन्य संसाधनों का उपयोग कर पाती है, अपना भी कर पाती है, इसके अलावा दूसरे संसाधनों का उपयोग कर ले। जबकि ना तो भूमि अपना उपयोग कर सकती है, ना कोई दूसरी भौतिक पूंजी इसका उपयोग कर सकती है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते, मतलब ये अपने आप में उपयोगी नहीं है, है ना। इनका क्या करना पड़ता है? उपयोग करना पड़ता है। जबकि मानव क्या है? अपने आप में उपयोगी है। क्लियर बात? अब अनेक दशकों में भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना गया है ना। जो जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो जनसंख्या को क्या किया गया? एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना गया है कि दायित्व कहलाएगा ना, ऐसा यहां पर कहा गया। अब दायित्व का मतलब क्या होता है और परिसंपत्ति का मतलब क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में बात की। दायित्व मतलब जो जिम्मेदारी हमको मिल गई, संपत्ति मतलब कि उसे हम अपने आप मानते हैं। कोई कीमती चीज हो गई, आपको कोई किसी ने गिफ्ट, आपका मोबाइल फोन है तो वो आप मानते हो कि हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपको कोई ऐसी पड़ी हुई चीज मिल जाए या ऐसी लकड़ी की चीज कुछ हो तो ऐसे ठीक है, रखना है रखना, तो ऐसी बात की गई। यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो, मतलब देश के लिए दायित्व हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप इस जनसंख्या को क्या कर सकते हैं? इस जनसंख्या को संपत्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। इस संपत्ति को हम क्या कहते हैं? परिसंपत्ति कहते हैं। उसमें आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे परिवर्तित होंगे? तो अगर आप बात करें परिसंपत्ति का मतलब क्या हो गया, तो परिसंपत्ति मतलब आप इसको कीमती बना देंगे। मतलब अब जैसे आप 2 प्रकार के मजदूर लीजिए, 2 प्रकार के मजदूर मतलब काम करने वाले हैं। एक आपके घर में काम करने के लिए आता है, ईंट वगैरह चढ़ाने के लिए, और एक आपकी गाड़ी में काम करने के लिए आता है व्यक्ति। आता है कि नहीं? 2 प्रकार के काम। घर में जो ईंट वगैरह सीमेंट बनाने के लिए आता है, इसको आप 300-350 रुपए देते हैं, और हो सकता है कुछ लोग इससे कम भी देते हों। और जो आपकी गाड़ी रिपेयर करने के लिए आता है, वो पहले आने के 300 लेता है, फिर सुधारने के 300 लेता है, और सामान के और ले जाता है 1000-1500। ये इसको क्यों पैसा दे रहे हैं? क्योंकि ये गाड़ी का उस्ताद है, गाड़ी का मैकेनिक है, गाड़ी में इसने सामान डाला है। क्यों उस्ताद है, क्यों मैकेनिक? क्योंकि उसने गाड़ी सुधारने की ट्रेनिंग ली है, उसके बारे में उसने जानकारी ली है, इस कारण से पैसा मिल रहा है। तो समझ में आई? अगर यही आप घर में ईंट चढ़ाने वाले मजदूर को 300 देते हो और ईंट जोड़ने वाले कारीगर को आप कितना देते हो? 700-800 रुपए देते हो। जो ईंट जोड़ता है, जो घर बनाता है, उसको 700-800 देते हो। और इसी घर का जो नक्शा बनाता है, जबकि वो देखने भी नहीं आया है, इसी घर का जो नक्शा बनाता है ना, इसी घर का जो नक्शा बनाता है, जिसको आप इंजीनियर कहते हैं, उसको आप केवल नक्शा बनाने का 15 से 20 हजार रुपए एक बार में दे देते हो। तो समझने वाली बात क्या है कि जो जनसंख्या है, इसको क्या कर सकते हैं? आप एक परिसंपत्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? हमने देखा कि आपका कौशल अगर बढ़ गया, अभी आप ईंट उठाकर रख रहे हैं तो 300 मिल रहा है, लेकिन आपने जैसे उसको जोड़ना सीमेंट से स्टार्ट कर दिया लाइन से, आप 300 सीधे 600-700 की कैटेगरी में आ गए। समझ में आई बात? आप अगर केवल मजदूरी कर रहे हैं तो 300, लेकिन आपने कुछ और काम करना स्टार्ट कर दिया, आपको कुछ मैकेनिक का काम आ गया, एसी साफ करना आ गया, गाड़ी सुधारना आ गया, गाड़ी धोना आ गया, तो हो सकता है कि आपको अभी आप मजदूरी करने आते 150 रुपए मिलते हैं। आप 4 व्हीलर को धोने लगे, साफ करने की आपने दुकान डाल ली, तो आपके यहाँ 4 व्हीलर साफ करवाने आएगा 200 रुपए ऐसे ही देके जाएगा।
दिन भर में 10 धो दिए अपन ने तो 2000 हो गए, जबकि मजदूरी करने के लिए जाएंगे तो आपको दिन भर में 300 ही मिलेंगे। तो जनसंख्या को क्या कर सकते हैं आप, परिसंपत्ति में ना, जनसंख्या जो है उसको परिसंपत्ति में आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। ये वाली बात हमने अभी जस्ट समझ ली, कैसे बदलेंगे। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य और आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि संसाधन। मतलब क्या है, मतलब वही है कि आप साधारण से दिखने वाला जो आदमी है, इस साधारण से दिखने वाले आदमी को आप पढ़ाएं लिखाएं, मतलब इस पर शिक्षा के लिए खर्च करें, इसको प्रशिक्षित करें, इसको प्रशिक्षण दें और साथ ही साथ इसका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर ये सब बातें इसमें रहेंगी तो इस साधारण सा दिखने वाला आदमी एक एक्सपर्ट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, एक पूंजी के रूप में या ज्यादा कमाई देने वाला हो जाएगा। अभी अगर इसके पहले बात करें कि बिना शिक्षा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के हो सकता है ये 150 रुपए दिन भी ना कमा पाए, लेकिन अगर ये बीमार भी है, थोड़ी तबीयत नहीं है सही, उतना मजदूरी काम नहीं कर सकता, इसने कंप्यूटर काम सीख लिया। आपने देखा होगा साइबर कैफे में जाते हैं, फॉर्म भरवाने का पैसा ले लेते हैं, उसमें थोड़ी आपको बहुत ताकत की जरूरत है। तो क्या है, वो कंप्यूटर की शिक्षा जानता है, फॉर्म भरने का उसका प्रशिक्षण है, कैसे फोटो सेट करनी, कैसे फॉर्म भरना, बैठे बैठे भर देता है, पैसे ले लेता है। तो समझ में आ गई बात की ये क्या हो गई कि आप परिसंपत्ति में कैसे बदल पा रहे हैं। तो इसमें आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, स्वास्थ्य देनी पड़ेगी, आधुनिक प्रौद्योगिकी लगा देंगे, औद्योगिक क्षेत्र में भी लगा देंगे, कृषि क्षेत्र में भी लगा देंगे, तो क्या होगा, जनसंख्या एक परिसंपत्ति में परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर। अब दो उदाहरण हम लेते हैं यहां पर, इन दो उदाहरणों से ये वाली जो बात हम परिसंपत्ति में परिवर्तित करने, परिसंपत्ति में परिवर्तित करने, जो बार बार ये बातें कर रहे हैं कि मूल्यवान बनाने, ये बात करते हैं। पहला उदाहरण है तो उसमें कहानी लेंगे, सकल की कहानी लेंगे। दो मित्र हैं, बिलास और सकल, एक ही गांव सेमापुर में रहते हैं। सकल की आयु 12 वर्ष थी, उसकी मां शीला घर का कामकाज देखती थी। पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घर के कामकाज में अपनी मां की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की देखभाल किया करता था ना, उनके जो छोटे भाई हैं सीतू और बहन, भाई है जीतू और बहन है सीतू, उसकी देखभाल करेगा। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे, मतलब ये माँ बाप यहाँ कहा चाह रहे हैं कि उनका बेटा पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उनसे शीघ्र प्रवेश पा लिया, जिसमें वो जल्दी चला गया, प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके बाद पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यवसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि भी थी, तो वो गया वहां पर। उसने बड़ी लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा कर लिया। कुछ समय पश्चात उसे क्या हो गया, एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसे सेवाओं से प्रसन्न होकर पदोन्नति दी, मतलब सैलरी तो अच्छी मिली। तो उसने क्या किया, अगर सकल को आप देखें तो उसके प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा पर, कंप्यूटर कोर्स करने पर बड़ा खर्चा हुआ हो और उसने समय भी दिया और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखा, और बाद में आप देख पा रहे हैं बढ़िया प्रमोशन मिल गई, अच्छी पोस्ट मिल गई और अच्छी सैलरी मिल रही है। अब इसका एक दोस्त है जो बिलास है, उसी गांव में रहता है। तो बिलास 11 वर्ष का है, वो 12 वर्ष का था। वह सकल के ही गांव में रहता है। बिलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। बिलास जब केवल 2 वर्ष का था तब उनका देहांत हो गया था। उसकी मां गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला है। वह जमींदार के तालाब में मछलियां खरीदती, जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेच देती है। वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपए ही कमा पाती है। बिलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका, उसके पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी मां की मदद करता था, अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी मां बीमार पड़ गई। उनकी देखभाल वाला कोई नहीं था, परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। बिलास भी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हो गया और अपनी मां की तरह ही वह कम कमा पा रहा था ना, कम कमा पाता था, वैसे ही जीवन चलने लगा। इन दोनों व्यक्तियों का जब हमने अध्ययन किया तो हमको क्या पता चला कि सकल स्कूल गया है, बिलास नहीं जा पाया है। सकल शारीरिक रूप से हस्तपुष्ट था, बिलास नहीं था, बार बार डॉक्टर के पास गया। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की और एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर ली, तो उसको अच्छी आमदनी मिली। जबकि बिलास ने क्या किया, अपनी मां का काम करना स्टार्ट किया, मछलियां बेची और दिन में सिर्फ 150 कमा पाता। मतलब ये दोनों कहानियां पढ़कर कि हमने देखा यहाँ पर कि स्कूल का मतलब शिक्षा हो गई। हस्तपुष्ट होने का मतलब क्या है कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रह जाए।
ठीक, और साथ में आपने उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त कर ली, फिर क्या होगा, आपको एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई, मतलब आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। तो ये 3 चीजें अगर आप प्रशिक्षित हो जाते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, शरीर स्वस्थ है, तो आपको अच्छे वेतन के रूप में उसका परिणाम जरूर मिलेगा। बिलास वही काम कर रहा था जो उसकी मां करती थी। वह अपनी मां की तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई थी। मतलब KG1 से पढ़ा होगा, KG1, KG2, फिर 1 से 5 7 साल, 5 से 10 12 साल, 10 से फिर 12 14 साल, 14 के बाद 3-4 साल कॉलेज में, 14 4 18 17 18 साल उसने मेहनत करी, तब जाकर उसको अच्छी सी एक नौकरी मिल पाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में भी योगदान देती है, देश की तरक्की में भी योगदान देती है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसकी पसंद के रूप में दूसरे या किसी दूसरे रूप में प्रतिफल, मतलब क्या है, अपना जो अपन मेहनत कर रहे हैं उसका कुछ मिल जाता है, खास तौर से वेतन के रूप में। आप ये कहानी से समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये विलास होगा, है ना, आप समझ सकते हैं कि ये विलास होगा, और आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, ये सकल होगा। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, ये सकल होगा और ये विलास होगा। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप देखें तो ये जो गीता होगी और ये विलास होगा और ये उसका दोस्त जो पढ़ने जा रहा है वो होगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आप पढ़ते लिखते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो भविष्य में अच्छी संभावनाएं सबके लिए। कहानी की बात नहीं है, चैप्टर की बात नहीं है, वास्तव में ऐसा होता है। अगर आप अच्छा पढ़ते लिखते हैं तो आपको अच्छी जगह जॉब मिलती है, आप अच्छा पैसा कमा पाते हैं। बिलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी थी। कारण क्या था, एक तो उनके पास संसाधन नहीं थे, दूसरा जो भी कारण रहे हैं उसको मिल नहीं सकी थी। लेकिन सामने आप देखें कि सकल उसके माता पिता ने कर्जा लेकर भी उसको पढ़ाया ताकि क्या हो, वो अच्छी जगह जा सके। वह जो बिलास की बात करें, वह अपनी मां की भांति ही मछलियां बेचकर जीवन यापन कर रहा था, इसलिए वह अपनी मां की तरह अकुशल श्रमिक रह गया, वेतन कम मिला। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा, मतलब मानव संसाधन में निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश पूंजी और भूमि में निवेश की तरह ही होते हैं। जैसे आप जमीन पूंजी में निवेश करते हैं, भूमि करते हैं, उसी तरीके का होता है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, मतलब जो छोटा सा बच्चा भी है, अगर उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है तो भविष्य में वह भी क्या करेगा, उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक जोर देते हैं, क्योंकि वो शिक्षा के महत्व को समझते हैं, शिक्षा को जानते हैं, शिक्षा क्या दे सकती है ये भी जानते हैं। और शिक्षा के बारे में यह भी कहा जाता है कि चोर शिक्षा को चोरी नहीं कर सकता, धन तो चुराया जा सकता है। तो वो ये सारी बातें जानते हैं, इस कारण से शिक्षा पर अधिक महत्व देते हैं। अब शिक्षा कई प्रकार के चक्रों का निर्माण करती है। हम 2 चक्रों के बारे में बात करेंगे, एक अच्छा चक्र और एक दुष्ट चक्र। अच्छा चक्र का मतलब क्या है, तो अच्छा चक्र का निर्माण करते हैं पढ़े लिखे माता पिता जिनने शिक्षा जानी है, जो शिक्षा के महत्व को जानते हैं। दुष्ट चक्र मतलब एक ऐसा बुरा चक्र जिसमें आप उलझते जाएंगे। इसको अशिक्षित माता पिता के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि वो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते। मतलब ये दोनों चक्र किस आधार पर हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों चक्र आप शिक्षा के आधार पर ही तैयार कर रहे हैं। एक वो चक्र बनता है जिसके माता पिता पढ़े लिखे हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छा कमाएंगे, फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और अच्छा कमाएंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो और अच्छा करेंगे। तो क्या होगा, एक अच्छी साइकिल बन रही है। यहां पर ये लोग पढ़े लिखे नहीं है तो इनका जीवन तो ऐसे ही गया है, साथ ही साथ शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, तो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वो भी अगर आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने की संभावनाएं कम हो जाती है। ये शिक्षा के महत्व को जानते हैं। उचित पोषण, स्वच्छता, स्कूली शिक्षा, है ना, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य की आवश्यकताएं, ये सब इनको उपलब्ध होती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो दुष्चक्र में या जो अनपढ़ लोग हैं उनको, ये अनपढ़ या गरीब लोग हैं उनको इस प्रकार की सेवाएं नहीं मिलती। ये लोग इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें तो जापान का उदाहरण ले लेते हैं कि जापान का उदाहरण क्या काम करता है। तो जापान का उदाहरण आप लेंगे तो यहां कोई प्राकृतिक संसाधन आपको जापान में नहीं मिलेगा। जापान आप देखेंगे भारत के पूर्व में आएगा, कुछ इस तरीके के छोटे छोटे से द्वीप हैं, 3-4 बड़े बड़े द्वीप वहां देखने को मिलेंगे। साइड में भारत के पूर्व की तरफ होगा। कोई प्राकृतिक संसाधन खास नहीं है। फिर भी आप देखें उन्होंने मानव संसाधन, मतलब वहां की जो जनसंख्या, मानव संसाधन पर निवेश करके यह विकसित और धनी देश बन गया। मतलब क्या है कि जापान है तो जापान में लोग रहते होंगे, मतलब जापान की अपनी जनसंख्या होगी। जापान ने इस जनसंख्या के ऊपर निवेश कर दिया। क्या कर दिया कि इनको पढ़ा दिया, इनको पढ़ा दिया, मतलब कि इनको शिक्षा मिल गई। दूसरा क्या हो गया, इनको स्वास्थ्य दे दिया। क्या कर दिया, इनको स्वास्थ्य
प्रदान कर दिया, और तीसरी चीज क्या कर दी, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई और प्रशिक्षण दे दिया। अब इससे क्या हो गया, इन सब बातों से इनने अपनी उत्पादकता बहुत बढ़ा ली और इससे क्या हो गई, इनको आमदनी होने लगी और जापान विकसित और धनी देश बन जाता। अब बात करते हैं कि धनी कैसे बना, जबकि वहां पर कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब देखते हैं, आप देखेंगे कि जापान ने विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। जापान में आप बहुत अधिक उम्र के लोगों को भी देखेंगे, 100 पार के अधिकांश लोग आपको जापान में मिलेंगे। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उसका उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी और विकसित हो पाए, है ना, उसी से क्या हो पाए, ये देश धनी हो गए और विकसित हो पाए। किससे, जो शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से इन्हें कुशलता प्राप्त की, जो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी विकसित की, उससे क्या हो गए, धनी और विकसित देश ये बन जाते हैं। अब इस अध्याय के अंदर हम क्या बात करेंगे, तो इस अध्याय के अंदर हमारे टॉपिक आने वाले हैं पुरुष और महिलाओं की आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन, है ना, इनके बारे में हम बात करेंगे। जनसंख्या की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो इसमें हम 3-4 चीजों पर बात करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर इसके बाद एक चीज आएगी, इसको कहेंगे स्टोरी ऑफ अ विलेज, एक गांव की कहानी और सारांश। ये चैप्टर के आपके खास तौर से 2 और 3, 5 और एक 6, ऐसा 6-7 टॉपिक हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। क्लियर बात, तो ये तो हुआ हमारा परिचय वाली बात। अब आगे चलते हैं, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक आ जाएगा पुरुषों और महिलाओं की आर्थिक क्रियाकलाप, है ना। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब क्या हो गया, आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब क्या हो जाता है, पहली चीज तो यही जाननी भी पड़ेगी आपको, है ना, नहीं जाननी पड़ेगी। क्रियाकलाप का मतलब आप क्या कह सकते हैं, क्रियाकलाप क्या कहलाएगा, किसको आप क्रिया और कलाप कहेंगे। अब ये 2 शब्दों से मिलकर बना क्रियाकलाप, है ना, ये तो हालांकि कह दिया। क्रिया का मतलब क्या है, कुछ करना, कुछ करना, अर्थात हम कह सकते हैं काम करना। क्रियाकलाप का मतलब क्या है, एक्टिविटी, कि आप कुछ काम करते हैं, कुछ करना मतलब कि कुछ काम करना, वो क्रिया हो जाए, क्रियाकलाप हो जाए। आर्थिक का मतलब क्या है, जैसे ही इसमें एक शब्द इसके आगे जोड़ देंगे जिसको आप कहेंगे आर्थिक, तो आर्थिक का अपने आप में मतलब होता है धन से, संपत्ति से, पैसे से, जो भी पैसे की चीज है, संपत्ति की चीज है, ये सब क्या होगी, आर्थिक। सोना, चांदी, धन, संपत्ति, पैसा, डॉलर, ये सब क्या हो जाएगा आपका आर्थिक। तो जब आप इस प्रकार का क्रियाकलाप करते हैं कि आपका क्रियाकलाप धन, संपत्ति, पैसा, डॉलर, इन सब से जुड़ा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो आर्थिक क्रियाकलाप कहलाता है। क्लियर बात। अब यहां पर हम देखें कि आपने देखा था, हमने उदाहरण के तौर पर देखा था कि बिलास मछलियां बेचता था और सकल एक फर्म में काम करता था। कारण क्या था, क्योंकि हमने सकल को आपने देखा था कि सकल ने पढ़ाई की है, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब उसने निवेश किया है शिक्षा का, उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। दोनों ही क्रियाकलाप कर रहे हैं। बिलास का क्रियाकलाप भी आर्थिक है, मछलियां बेचकर वो भी धन कमाता है, और सकल नौकरी करके धन कमाता है। दोनों ही क्या है, दोनों ही धन कमा रहे हैं, और दोनों ही किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे। ये मछली नहीं बना सकता और ये कुछ ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं बना सकते। दोनों ही क्या कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक मतलब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो आपने देखा, आपने पाया कि जो इनके क्रियाकलाप है, चाहे सकल का हो चाहे बिलास का हो, वो हमारे जो 3 प्रमुख क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनमें ही उनके कामों को बांटा गया है ताकि हम अध्ययन कर पाए। लेकिन यहां से ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि बिलास का जो क्रियाकलाप है वो भी आर्थिक है, और सकल का जो काम करना है, नौकरी कर रहा है, बिलास अपनी मछलियां पकड़ के बेचता है वो भी पैसे के लिए, और सकल नौकरी कर रहा है वो भी पैसे के लिए। फर्क यह है कि सकल को ज्यादा मिल रहा है, बिलास तो कम मिल रहा है, क्योंकि हमने अभी जस्ट पहले बात की कि सकल पर मेहनत ज्यादा हुई है, सकल ने संघर्ष ज्यादा किया है, मतलब कि उस पर शिक्षा वगैरह ज्यादा, उससे शिक्षा वगैरह ज्यादा ली है। ये सारे क्रियाकलापों को 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। प्राथमिक का मतलब क्या हो गया, जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग करते हैं। द्वितीयक का मतलब क्या हो गया, जहां पर हम विनिर्माण मतलब कारखाना या औद्योगिक क्षेत्र लगाते हैं। तृतीयक का मतलब क्या होगा, तृतीयक का मतलब हो जाता है जहां पर हम सेवा क्षेत्र के ऊपर बात करते हैं। क्लियर बात यहां की। तो ये तो हो गई आर्थिक क्रियाकलाप, और इनको हमने बांट के देख लिया। आप चाहें तो अपन एक एक करके बात भी कर लेते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक को मैं नंबर देता हूं, प्राथमिक को यहां पर 1 देता हूं, द्वितीयक को मैं यहां पर 2 देता हूं, तृतीयक को यहां पर 3 देता हूं। क्या होगा, तो फिर मुझे यहां पर आसानी हो जाएगी। चलिए व्हाइट पेज पर ही चल लेते हैं कि वहां से आसानी हो जाएगी। देखिए, तो अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे, है ना, प्राथमिक का मतलब क्या हो गया, द्वितीयक का मतलब क्या हो गया, और तृतीयक का मतलब क्या हो गया। चलिए, तो क्या हो गया यहां पर, प्राथमिक का मतलब हो गया कि सबसे पहले जो हुआ
ऐसे समझना, सबसे पहले जो होगा उसको प्राथमिक कहेंगे। क्या होगा सबसे पहले? प्राकृतिक चीजें ही सबसे पहले होंगी। क्या होंगी? प्राकृतिक चीजें ही सबसे पहले होंगी। तो मतलब हम क्या कह देंगे कि सबसे पहले प्राकृतिक चीजें होंगी, तो प्राकृतिक चीजें जो आएंगी, और जब मानव उनका इस्तेमाल करने लगता है, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करने लगता है, तो वो उसके लिए संसाधन बन जाते हैं। तो उनको क्या कहने लगते हैं? फिर वो संसाधन या रिसोर्स कहलाते हैं। तो इंसान के द्वारा जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है अपने काम के लिए, अपने उत्पादन के लिए, तो फिर वो संसाधन बन जाते हैं। और वो जो क्रियाविधि है आपकी, वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। मतलब क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधनों से जो आप उत्पादन करते हैं उसको आप क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्रक कहेंगे। और इस प्राथमिक क्षेत्रक का जो उत्पाद है वो द्वितीयक क्षेत्रक में जाएगा, और द्वितीयक क्षेत्रक में आप लगा देंगे यहां पर कारखाना, और कारखाना लगा देंगे यहां पर, तो इसका हो जाएगा क्या? कारखाने में जाएगी कोई चीज तो क्या होगा? यहां पर उत्पादन होना स्टार्ट हो जाएगा। उत्पादन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विनिर्माण। क्या कहते हैं? विनिर्माण कहलाता है। तो ये विनिर्माण क्षेत्रक या इसको मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसको मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रक भी ये कहलाता है। तो अब यहां क्या होगा? इसको अपन मैन्युफैक्चरिंग कहना अपन ने स्टार्ट कह दिया, विनिर्माण कहलाएगा। तृतीयक का मतलब क्या होगा? तृतीयक का मतलब हो जाता है कि यहां पर आप किसी चीज का उत्पादन नहीं करेंगे, सेवा को तैयार करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर आ गई, आईटी का काम आ गया। जैसे आपकी किसी ने बाल काट दिए, है ना, बाल कटवाते होंगे कि नहीं? बाल काट दिए, है ना, बाल कटवाना, है ना। जैसे मेकअप करवाना, मेकअप में कंफ्यूज तो नहीं हो, मेकअप में कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, आपको ही थोड़ा सा सजा देते, बाल वाल काट के पोत पात के तैयार। ऐसा तो नहीं है कि बोले वाह सर कैसी बात कर रहे हैं, हम गए थे कैसे निकले कैसे। तो भैया ये क्या है? आपके ऊपर लीपा पोती कर दी गई है, थोड़ा सा पाउडर, थोड़ा सा ये सब कुछ करके, और क्या कर दिया यहाँ पर? आपको तैयार करके आपकी सेवा कर दी गई। वहां पर आपको एक बेहतरीन जेंटलमैन या बहुत अच्छा इंसान बनाकर वहां से निकाला गया तैयार करके। तो क्या है? मेहनत की गई। तो तृतीयक क्षेत्रक, ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक की बात यहां पर हो जाती है। क्लियर बात? अब तो समझ में आ गई होगी चीज की, अब तो डाउट नहीं रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रक आ गए। प्राथमिक का मतलब क्या होगा? कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सब शामिल हो गए। मतलब ये सब प्राकृतिक चीजों से ही है ना। अभी हमने जस्ट पहले बात की, कृषि भी क्या है? प्राकृतिक है। जंगल भी प्राकृतिक है। जानवर भी प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। मछली भी प्रकृति के द्वारा आई है। मुर्गी भी प्रकृति के द्वारा आई है। और जमीन पर जो खनिज है वो भी प्रकृति के द्वारा आए, हमने नहीं बनाए। तो ये इन सब ये प्राकृतिक चीजें हैं, और इनका उपयोग करके हम कुछ उत्पादन करते हैं। अब हम उनको पालने लगे हैं, मुर्गी को चिकन के रूप में, मछली को पालने लगे ताकि वो भी खाने के काम में आए, जानवरों को पालते दूध के लिए। तो ये सब क्या हो जाते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक। मतलब यहां पर हम प्राकृतिक चीजों का उपयोग करें। द्वितीयक में क्या है? ये विनिर्माण शामिल है। मतलब कि यहां पर कारखाने, फैक्ट्रीज यहां पर लगाई गई हैं ताकि क्या हो? आप यहां पर उत्पादन ले पाए। तृतीय क्षेत्र क्या है? यहां पर व्यापार को, परिवहन को, संचार को, बैंकिंग को, बीमा को, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन सेवाएं, ये सब शामिल करिए। मतलब यहां पर आपको कोई उत्पादन नहीं मिलेगा, लेकिन सेवाएं आपको जरूर मिलेगी। गाड़ी बुक करो, यहां से बैठो, वहां उतर जाओ, गाड़ी आपकी नहीं होगी, लेकिन आप यहां से वहां गाड़ी में बैठकर चले जाएंगे। ये क्या कहलाएगा? इसको आप परिवहन कहेंगे। क्लियर? अब इन क्षेत्रकों के क्रियाकलापों के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। मतलब आप देखेंगे प्राथमिक में हम कृषि उत्पाद के बारे में बात करते हैं। ये प्राथमिक की फोटो है। यहां पर कृषि उत्पाद या जमीन से निकलने वाली बात होती है। तो यहां पर क्या आएगा आपका? यहां पर आपके कृषि उत्पाद उत्पादित होंगे। क्या होंगे? कृषि उत्पाद। दूसरा जो है कारखाना, तो यहां पर क्या आएगा आपका? बनी बनाई चीजें आएंगी, कारखाना में आएंगी। और ये क्या है? सेवाएं अपन यहां पर प्रदान करेंगे। ठीक, तो ये क्या है? इन्हीं के क्रियाकलापों के अनुसार हमने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनको बांट के भी रखा है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में भी मूल्यवर्धन करते हैं। मूल्यवर्धन मतलब कीमत को बढ़ाते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आप जो भी पैसा कमाते हैं, आपने कुछ ऐसा काम किया है जो राष्ट्रीय आय का मूल्यवर्धन करता है, या कहीं से भी पैसा आ रहा, तो उसको क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहेंगे। यह आर्थिक क्रिया आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगी। इनके दो भाग हम देखेंगे। एक बाजार क्रिया कहलाएगी, एक को गैर बाजार क्रिया कहा जाएगा। क्लियर बात? कि एक बाजार क्रिया कहलाएगी और एक गैर बाजार क्रिया कहलाएगी। अब हम बात करेंगे बाजार क्रिया का मतलब क्या है और गैर बाजार क्रिया का मतलब क्या है। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि बाजार क्रिया क्या है और गैर बाजार क्रिया क्या है। देखो, बाजार क्रिया का मतलब क्या हो गया? अगर हम यहां पर देखें, अपन समझ लें बाजार है ना, तो सबसे पहले देख लो बाजार। बाजार का मतलब है कि जो लाभ कमाने के मतलब से आएगा ना, जो लाभ कमाने के मतलब से आएगा उसको बाजार क्रिया कहेंगे। और गैर बाजार का मतलब क्या हो जाएगा? जब जैसे ही इसमें गैर शब्द लग जाएगा, मतलब बिना बाजार की क्रिया। मतलब ये लाभ पर ज्यादा फोकस नहीं करेगी, इनका फोकस ज्यादा लाभ पर नहीं होगा।
दो क्रियाएं, बाजार क्रिया मतलब जो प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए काम करेगी, गैर बाजार का मतलब जिस पर लाभ की ज्यादा बातें नहीं होंगी। चलिए बात करते हैं करके। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। कैसे? या तो वेतन के लिए कि हम महीने भर काम करते हैं, हमें एक दिन वेतन मिल जाए, या फिर हमारे व्यापार में कोई फायदा हो जाए, हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए, वो सब क्रियाएं क्या कहलाएंगी? इनको बाजार क्रियाएं कहते हैं। सब बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। मतलब सरकारी सेवा भी शामिल है, इसके अलावा वस्तु भी शामिल है, या सेवाओं का उत्पादन भी शामिल है। क्योंकि इन सब में, सरकारी सेवा में आपको वेतन मिल सकती है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में आपको फायदा हो सकता है, इस कारण से इनको बाजार क्रियाओं के अंतर्गत डाला गया है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन करना है। मतलब जहां पर लाभ की बात नहीं करेंगे। स्व उपभोग मतलब खुद हम उसका उपभोग कर लेंगे उसके लिए। जैसे इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। मतलब हमने इतना उगाया, खुद खा लिया, तो हमारी गैर बाजार हो गई। मतलब हमें जरूरत ही नहीं कहीं बेचने की, हमें कुछ पैसा चाहिए नहीं, तो उसको क्या कह देंगे? गैर बाजार क्रिया आ जाएगी। परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम के विभाजन पर बात करते हैं हम धीरे धीरे इस टॉपिक पर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। क्योंकि हमने आर्थिक क्रियाकलाप जाने क्या है, फिर हमने बाजार गैर बाजार जाना, अब हम बात कर रहे हैं कि पुरुष और महिलाओं के बीच श्रम के विभाजन की बारे में। श्रम का मतलब क्या होता है? काम। श्रम क्या है? काम। जो इनके द्वारा किया जा रहा है काम, उसको आप श्रम कह सकते हैं। तो इसके विभाजन, ये क्या है? ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से ये श्रम का विभाजन रहा है। कैसे? अगर ऐतिहासिक कारण से देखेंगे तो आपको पूरा समाज, दुनिया का समाज आपको दो वर्गों में बटा दिखेगा। कैसे? दो वर्ग का अगर हम बात करेंगे, कैसे दो वर्ग आ गए, तो दो वर्ग, एक वर्ग होगा पुरुष और एक वर्ग होगा जिसको आप कहेंगे महिला। दुनिया का किसी कहीं का भी समाज आपको, दुनिया में दो ही जाति हैं, पुरुष और एक जाति है महिला, बस। अगर हम बड़े तौर पर देखें, ये दो जातियां आपको देखने को मिलेंगी। जातियां नहीं है, मतलब दो वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। पुरुष वर्ग अगर हम देखें तो हमारे यहां पर हम कह रहे हैं कि सांस्कृतिक, है ना, क्या कह रहे हैं यहां पर कि हम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण से, है ना, हमने कारण क्या लगाए हैं, तो अपन यहां पर लिख लेते हैं कारण कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। ये कारण हमने लगाए हैं। ऐतिहासिक मतलब पहले से चली आ रही है, और सांस्कृतिक मतलब जो कल्चरल चीजें हैं उनके बारे में बात करें। तो अब समाज में देखेंगे कि हमने पुरुष और महिला के काम बांट दिए। ये क्या करेगा? घर के बाहर काम करेगा। घर के बाहर काम करेगा। ये क्या है? घर का भी काम करेगी, बाहर का भी कर सकती है। अब आपको मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह है कि अगर कभी कोई पुरुष, है ना, अगर आप कभी कोई पुरुष, है ना, बच्चे तो ठीक है, अगर कोई शादीशुदा विवाहित पुरुष है, शादीशुदा पुरुष है जिसका विवाह हो चुका है, जिसकी पत्नी भी है, और कभी वो घर में खाना बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कर रहा है? ये काम थोड़ी है हमारा, ये तो पुरुष महिलाएं करती है, तू खाना बना रहा है, कैसा आदमी है? ऐसी बातें होना स्टार्ट हो जाती है। परिस्थिति क्या है? आदमी परिस्थिति नहीं समझता तुरंत। तो क्या हो गई? ये ऐतिहासिक तरीके से हमारी संस्कृति के अंदर ही पूरे देश में आप देखेंगे इस तरीके से बटा हुआ है। पुरुष के काम कुछ और, महिलाएं कुछ काम और, ऐसे यहां पर बांट दिए गए हैं कि भाई ये काम पुरुष ही करेंगे, ये काम महिला ही करेगी। महिलाएं घर का कामकाज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। भाई बात करिए, पुरुष क्या है? बाहर काम करेंगे, महिलाएं घर में काम करेंगी। शकल की मां का उदाहरण देखते हैं, और आप देखेंगे, देखें यहां पर कि अगर महिला का काम आप देखते हैं तो इसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और इसको वेतन कुछ नहीं मिलता। जबकि आप घर के बाहर काम करते हैं तो आपको कुछ धन मिलता है और जिम्मेदारियां भी कम है महिला की तुलना में। घर का पूरा काम करना है, परिवार का पूरा ध्यान रखना है ना, परिवार का पूरा ध्यान रखना है, बच्चों को देखना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, और जरूरत पड़ी तो पति को भी मदद कर देना है खेत के अंदर, उसको भी सहायता कर देना है। इतनी जिम्मेदारियां, और वेतन क्या है? जीरो। कुछ भी अलग से नहीं मिलता इनको, है ना, कोई भी वेतन इनको नहीं दिया जाता अलग से। तो शकल की मां जो है शीला, वो खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े भी धोती है, घर की सफाई भी करती है और अपने बच्चों की देखभाल भी करती है। इतने सारे काम हैं, और इन सब के अलावा जब कभी मौका मिल जाए तो वो अपनी जो शकल की मां है, वो उनके पिता का नाम है बूटा, तो बूटा के साथ भी काम करने खेत में पहुंच जाती है कि भाई उत्पादन ठीक हो। इतना सारा काम करने के लिए इनको कोई भुगतान नहीं होता। भुगतान मतलब इनको कोई वेतन नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं मिलती। महिलाओं की सेवाओं का राष्ट्रीय आय में भी आंकलन नहीं होता, उनको इन सेवाओं को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत भी नहीं जोड़ा जाता। क्लियर बात कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत भी नहीं आएंगी।
सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं और उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। बूटा धन कमाता है जिससे परिवार के पालन पोषण पर खर्च भी करते हैं। तो ये इनको तो अपने काम के बदले में क्या है, पैसा मिलेगा, लेकिन इनकी माँ को मिला क्या? इनकी माँ को कोई पैसा नहीं मिला। बिलास की माँ गीता मछली बेचकर आय करती है ना। गिलास जो बिलास है, बिलास की माँ जिसका नाम गीता है, वो मछली बेचकर आय करती है। तो इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है वो जब श्रम क्षेत्र में आती है या श्रम बाजार में प्रवेश करती है। मतलब आपको जो हमने काम अभी देखे हैं, घर के काम, घर की जिम्मेदारी, कपड़ा, बर्तन, खाना पीना, बच्चों के, उसको छोड़कर अलग से और काम करेंगे या उसके अलावा कुछ अलग से काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इसकी कमाई को हम जरूर काउंट करेंगे, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जरूर गिनेंगे राष्ट्रीय आय में, लेकिन जो सकल की माँ है शीला, उसकी क्यों नहीं, उसकी आय को नहीं, उसकी काम को नहीं गिनेंगे। पुरुष सहयोगी की तरह उनकी आय भी उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित होती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है कि आपको कौन सा बेहतर उपयोग करना है, उसमें यह मदद करेगी। अब बात करेंगे शिक्षा और कौशल पर। इसी में बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक जो होते हैं वो क्या होते हैं? शिक्षा और कौशल होते हैं। दो प्रकार के हैं। शिक्षा और कौशल का मतलब क्या हो गया जानते ही आप, अपन देख लेते हैं। शिक्षा मतलब पढ़ा लिखा होना, कौशल मतलब स्किल्ड होना। कोई भी चीज आप जैसे मान लीजिए कि आप कहीं कोई काम करने गए हैं तो आप एक शिक्षित, जैसे मान लीजिए आपको घर में पंखा टंगवाना, तार का कनेक्शन करवाना, तो आप चाहेंगे कि जिसने तार की पढ़ाई करी और अच्छे से तार बांध देता हो। एक ऐसा भी हो सकता है वो तार बांधे, टेप लगाना भूल जाए। आप तार कई बार बांधते होंगे, जब दो तार आप वायर को कनेक्ट करते होंगे तो उस पर टेप लगाना भूल जाते होंगे। जब आप टेप नहीं लगाएंगे तो समस्या क्या है कि वो दोनों तार जुड़ जाएंगे, तो हो सकता है पंखा जल जाए। तो आपको पता तो है, शिक्षा तो आपने ले ली कि आपको दो तार जोड़ने हैं, लेकिन कौशल मतलब स्किल, कैसे जोड़ना उसको। टेप नहीं है तो फिर कैसे जोड़ना है? तो ये दोनों चीजों की आवश्यकता है। शिक्षा और कौशल की बात करें, जैसे हम आपका उदाहरण लीजिए। मैंने शिक्षा ली है, शिक्षा लेकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मेरे पास पढ़ाने का कौशल नहीं होता तो क्या मैं पढ़ा पाता? क्या हर पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ा पाता है? क्या ऐसा जरूरी नहीं है। तो कौशल भी एक जरूरी चीज है, और ये शिक्षा और कौशल क्या करती है? बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं कि आप कितने पढ़े हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या योग्यता है। इन आधार पर ही आपको कौशल, इन आधार पर ही आपको आय मिलेगी, इन आधार पर ही आपका डिसाइड होगा कि कितना आपको वेतन मिलेगा। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। महिलाओं के साथ दिक्कत क्या है कि पुरुषों की तुलना में शिक्षा कम है और कौशल का स्तर भी कम है, इसलिए महिलाओं को वेतन भी क्या होगा, पारिश्रमिक भी क्या होगा, कम दिया जाएगा, कि कम पारिश्रमिक प्राप्त करेंगी। वो ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं है, कानून की सुरक्षा का भी अभाव है। मतलब कभी भी उनको निकाला जा सकता है, कभी भी उनके साथ कुछ गलत कोई ने कर दिया, किसी ने डांट दिया तो ऐसे कानूनी नहीं, कब निकाल दिया तो ऐसी कोई कानूनी सुरक्षा का उनको वो नहीं है कि भाई शिकायत कर पाए। तो ये बड़ी समस्याएं हैं महिलाओं के साथ। अनियमित रोजगार और निम्न आय इसकी विशेषता है। मतलब महिलाओं को काम खास तौर से ऐसा मिलता है कि इर्रेगुलर टाइप का काम, और इसकी आय बहुत कम होगी, तो ऐसे काम इनको मिलेंगे। इनको प्रसूति, अवकाश, शिशु देखभाल, अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र, ये सुविधाएं भी इन महिलाओं को ऐसे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होती हैं कि भाई जहां पर जैसे मान लीजिए ये काम कर रही हैं तो यहां पर ना तो इनको प्रसूति सहायता मिलेगी, ना तो इनको अवकाश मिलेगा कि भाई इनको जो अवकाश की बात करें या शिशु देखभाल की बात करें, ये कोई छुट्टी इनको नहीं मिलेगी। छुट्टी मतलब पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपका कटना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? किन महिलाओं को बराबर वेतन और सुविधाएं मिलती हैं? अब चूंकि सवाल यह आ जाएगा, चूंकि आज के समय में कोई वीडियो देखेगा बोले सर नहीं, बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ महिलाओं को बराबर वेतन मिलता है पुरुषों के बराबर। जो पुरुषों को मिलता है वो महिलाओं को भी मिलता है। उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को संगठित क्षेत्र में शिक्षण, चिकित्सा में, मतलब किन को मिलेगा, किन महिलाओं को ये बराबर वेतन मिलेगा? तो उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को। किसको? उच्च कौशल और उच्च शिक्षा वाली को। अब ये महिलाएं किस क्षेत्र में जा रही है? तो संगठित क्षेत्र के, है ना, संगठित क्षेत्र में, जो अभी हम बात करेंगे संगठित और असंगठित पर, तो संगठित क्षेत्र में शिक्षण में और चिकित्सा में उनकी रुचि काफी होती है। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो महिलाओं को आकर्षित करते हैं। हालांकि कहीं भी आप अगर आपकी शिक्षा अच्छी है, आपका कौशल अच्छा है, तो आपको पैसा बराबर मिलेगा। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक व अन्य सेवाओं में भी प्रवेश लिया है, वहां पर भी उनको पुरुषों के बराबर ही वेतन मिलता है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है ना। यहां पर आपको वैज्ञानिक और जो इंजीनियरिंग सेवा है या प्रौद्योगिकी सेवा है, इसमें उच्च स्तर की आपको आवश्यकता पड़ती है। अब बात करेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता को लेकर कि गुणवत्ता क्या है, जनसंख्या की क्या होती है गुणवत्ता।
तो जनसंख्या की गुणवत्ता मतलब चूंकि हमने बात करी थी, अगर हमने स्टार्टिंग आपको याद रही हो, आपने अच्छे से वीडियो देखा हो, तो हम जनसंख्या को मानव पूंजी में परिवर्तित कर रहे हैं। पूंजी कैसी, खेत कैसा, मान लीजिए कि हम खेत का उदाहरण ले, किस खेत को आप अच्छा कहेंगे? एक खेत है उस पर आप बीज डालते हैं और एक खेत है उस पर आप बीज डालते हैं, दोनों पर पन्ना सेम साइज है, सेम बीज डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये खेत क्या है, आपको उत्पादन की क्षमता कम देता है, लेकिन ये क्षेत्र आपको उतना उत्पादन ज्यादा करके देता है। मान लीजिए ये खेत 2 हेक्टेयर का है, ये खेत 2 हेक्टेयर का है, इस 2 हेक्टेयर की में आपने सोयाबीन लगाया, यहाँ पर आपने सोयाबीन लगाया, लेकिन इस खेत से उतना ही पानी, उतनी ही दवा, उतना ही खाद सब जगह बराबर डाला, लेकिन इस खेत से आपको जो पैदावार हुई है वो मात्र 5 क्विंटल हुई है 2 हेक्टेयर से, यहाँ से हुई है 50 क्विंटल। तो आपके लिए वैल्यूएबल कौन सा है, ये वाला खेत कि ये वाला खेत? बताइए। लेफ्ट हैंड साइड वाला खेत, मतलब मेरा राइट हैंड साइड ये है और लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला खेत अच्छा लगता है कि राइट हैंड साइड वाला? राइट वाला सही है या लेफ्ट वाला सही है, ये आप बताएंगे। चूंकि लेफ्ट के हाथ पे जो खेत है वो उत्पादन बहुत कम कर रहा है और राइट के हाथ पे जो खेत है वो उत्पादन बहुत ज्यादा कर रहा है। अब आपके पास एक मौका आता है कि भैया आपको एक खेत चुनना है, और आप खेत कौन सा चुन पाएंगे? अगर मेरा राइट हैंड साइड चुनेंगे तो आपको ये वाला खेत मिलेगा, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चुनेंगे तो ये आपको ये वाला खेत मिलेगा। अब आप सब लोग चुनेंगे और चुनकर कमेंट कर देंगे कि सर हम लेफ्ट हैंड साइड वाला चुन रहे हैं या राइट हैंड साइड वाला चुन रहे हैं। क्या चुनेंगे? संभवतः अधिकांश लोग राइट हैंड साइड वाला चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि वो उत्पादन ज्यादा कर रहा है। ऐसे ही चूंकि आपने इस जमीन के टुकड़े को इसको भी खेत बना दिया और इसको भी आपने खेत बना दिया, खेत तो दोनों है, लेकिन कीमत किसकी ज्यादा है? जो उत्पादन ज्यादा करता है, मतलब इसमें क्वालिटी ज्यादा है, इसकी गुणवत्ता अच्छी है। वैसे ही जनसंख्या को आप मानव पूंजी तो बना रहे हैं, लेकिन अगर उसकी गुणवत्ता नहीं अच्छी हुई, अगर उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं हुई, तो हमारे किस काम की, है ना? काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसा भी कह सकते हैं। तो किस काम का हमारा? तो हमें क्या करना होगा? गुणवत्ता में सुधार जनसंख्या करना है, तो फिर वही साक्षरता दर में सुधार करें, जीवन प्रत्याशा को सुधारें, मतलब उनका स्वास्थ्य बढ़िया कर दें और लोगों में कौशल अच्छा कर दें, उनकी स्किल को डेवलप कर दें। अगर ये चीजें हैं, ये सब चीजें निर्भर करती हैं जनसंख्या की गुणवत्ता की सुधार को लेकर। जनसंख्या की गुणवत्ता अगर अच्छी होगी तो देश की समृद्धि की दर भी अच्छी होगी। मतलब जितनी अच्छी जनसंख्या की गुणवत्ता, जितनी अच्छी साक्षरता, जितना अच्छा स्वास्थ्य, जितनी अच्छी कौशल, उतनी अच्छी देश की समृद्धि। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ है, देश में सब पढ़े लिख गए, सब बहुत स्किल्ड हो गए, सबका हेल्थ अच्छा है, सब बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड है, तो फिर सब अच्छा काम भी करेंगे, तो इनकम भी आएगी, देश की समृद्धि भी होगी। साक्षरता और स्वास्थ्य जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। मतलब अगर ये संपत्ति, इनको अगर आप डालते हैं तो इससे जनसंख्या बहुमूल्य हो जाती है, कीमती हो जाती है। अब बात करेंगे, इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आएगा आपका जिसको आप शिक्षा कहते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। क्योंकि हमने यहां पर बात करी कि शिक्षा पर, क्योंकि साक्षरता दर पहली चीज आ गई, फिर स्वास्थ्य की बात आ गई, फिर कौशल की बात आ गई। तो कौशल से मिलेगा आपको रोजगार, है ना, स्किल। तो हम ये तीनों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी पर हम यहां पर बात करेंगे एक एक टॉपिक के अंदर। अब शिक्षा पर बात करते हैं कि शिक्षा क्या है। तो अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। मतलब सकल को बचपन से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में गया, फिर उच्चतर शिक्षा प्राप्त की, फिर उसने कंप्यूटर का कोर्स किया, बाद में उसकी नौकरी मिली तो फिर उसको वेतन मिला। मतलब अगर शिक्षा अच्छी दी जाए, बच्चा अच्छा पढ़ने में हो, तो अच्छी नौकरी लग सकती है और उसको फिर अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। मतलब सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत, मतलब इनपुट थी। अगर सकल को भी शिक्षा नहीं दी जाती तो सकल में और बिलास में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता। बिलास अपनी मां की मछलियां बेच रहा था तो सकल अपने पिताजी के खेत में काम कर रहा होता, अगर शिक्षा नहीं मिलती तो। शिक्षा क्या करती है, और ये सकल के लिए शिक्षा ने क्या किया, सकल को क्या क्या लाभ प्राप्त हुए यहां से, तो आप पाएंगे शिक्षा नए क्षेत्र खोलती है, नए आपको रास्ते बताती है कि आप कहां कहां पर जा सकते हैं, कहां कहां पर काम कर सकते हैं। नई आकांक्षाएं खोलती है। जैसे आप देखें, अगर आप नहीं जानते हैं तो जो कम जानते हैं उनकी इच्छा क्या होती है, बहुत कम की। जैसे आप जानना स्टार्ट करते हैं, चीजें समझना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी इच्छाएं भी, आकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। जीवन के मूल्य को भी विकसित करती है शिक्षा, है ना। शिक्षा जीवन के मूल्य को भी विकसित करती है। सकल के साथ साथ समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। मतलब इसके योगदान को आप नकार नहीं सकते कि भाई योगदान नहीं है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में भी बढ़ोतरी करती है। इसमें भी क्या करती है, बढ़ोतरी करती है, उसको भी बढ़ाती है, और प्रशासन की कार्य क्षमता भी बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। मतलब प्राथमिक शिक्षा में सबसे पहली चीज क्या है, सार्वजनिक पहुंच, सब कोई पहुंच जाए इस पर, उसको धारण कर पाए और उसकी गुणवत्ता अच्छी हो।
मतलब हर एक व्यक्ति शिक्षा तक पहुंचे, स्कूल पहुंचे, उसको ले पाए और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, ये प्रावधान किया गया है कि इस प्रावधान के तहत लोग स्कूल आएंगे और लोगों को स्कूल आएंगे तो उनको हम बोलेंगे कि आपको पढ़ना है, वो पढ़ेंगे और फिर उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, चूंकि हमने देखा हुआ था कि लड़कियां या महिला वर्ग जो है वो अशिक्षित था पुरुष की तुलना में, तो इस कारण से इन पर हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, ताकि गर्ल्स को भी बॉयज के बराबर एकदम बराबर खड़ा कर दिया जाए, हमारी लड़कियां भी लड़कों से कम ना रहें। अब बात आती है भारत में साक्षरता दर की, तो 3 डब्बे आपको देखने को मिलेंगे। ये ओवरऑल व्यक्ति हैं, ये पुरुष हैं और ये महिला है यहाँ पर, तो आप देख पाए। हालांकि आप पाएंगे, आप किसी भी 1951 से देख रहे हैं, स्टार्ट करेंगे और 2018 तक या 11, 17, 18 तक, तो आप पाएंगे बढ़ोतरी ही हो रही है। 1951 में कुल व्यक्तियों का आप देख पा रहे हैं 30% से कम है, पुरुष 20% से कम है, महिला 10 से कम है। लेकिन यही अब जब आप 2018 में बात करते हैं तो कुल व्यक्ति आपके 80 से ऊपर है, मतलब 80% से ज्यादा साक्षरता है। अगर हम पुरुष की बात करें तो वो लगभग 60 के ऊपर है, 70 के ऊपर है, और अगर महिला की बात करें तो 60 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ अगर आप देखते हैं तो क्या है, बढ़ ही रहा है इस तरीके से, मतलब आगे बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ेगा ही आगे। क्लियर बात? तो ये साक्षरता का एक टेबल आपकी बुक में भी दी गई है, इसको आप देखेंगे अच्छे से ताकि आपको और चीजें क्लियर हो सके। अब शिक्षा के क्षेत्र में काम क्या किया गया है, तो एक विद्यालय आता है जिसको कहते हैं नवोदय विद्यालय। कई सारे लोगों ने पेपर भी दिया होगा नवोदय का कि नवोदय में भर्ती होना है, नवोदय में जाना है, आपने एग्जाम तो दिया होगा, कई सारे लोगों ने दिया होगा। नवोदय प्रत्येक जिले में स्थापित किए गए हैं। नवोदय का उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो नवोदय खास तौर से फोकस करता है ग्रामीण क्षेत्र को और थोड़ा सा शहरी क्षेत्र को। अगर मैं ये कह दूं कि अगर 80% ग्रामीण है तो सिर्फ 20% शहरी होगा। ये डेटा थोड़ा सा कम ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ग्रामीण 80 से कम नहीं है, ज्यादा हो सकता है, 85 भी हो सकता है, इतना तो दिया जाए। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल पाती, तो उनको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए क्या बनाया गया, नवोदय स्कूल। इनको क्या कहा जाता है, प्रगति निर्धारक विद्यालय कहलाते हैं। ये आपकी प्रगति को निर्धारित करते हैं कि आप कैसी प्रोग्रेस करेंगे जिंदगी में, कहां तक जाएंगे। इस कारण से नवोदय को क्या कहते हैं, प्रगति निर्धारक विद्यालय कहलाते हैं। अब बात करेंगे व्यवसायिक शाखाओं पर। व्यवसायिक शाखा मतलब कि आपको कुछ व्यापार से संबंधित कुछ ब्रांच है, उसकी पढ़ाई आपने कर ली, कोई काम कर पाए आप, तो उसको व्यवसाय कहेंगे। हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल के संबंध में व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए विकसित की गई जो ब्रांच होती है या विकसित की गई जो शाखाएं, उनको व्यवसायिक कहते हैं। जैसे कई सारे लोग ITI कर लेते हैं और ITI करने के बाद वो कोई मोटर मैकेनिक बन जाता है, कोई कार मैकेनिक बन जाता है, कोई AC का मैकेनिक बन जाता है, तो क्या है, वो व्यवसाय करना स्टार्ट कर देते हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय। अब इस शिक्षा पर इतना हमने देखा नवोदय व्यवसाय, तो इस पर खर्चा कौन करता है? तो पहली पंचवर्षीय योजना में आप देखेंगे 151 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो 2020-21 में बढ़कर 99,300 करोड़ रुपए का बजट हो गया। मतलब क्या हो गई, बजट में बढ़ोतरी हुई है, मतलब शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, सरकार कहीं से ला रही है। हम देखेंगे कहां से लाती है, तो आप जान भी लो कि टैक्स के रूप में लाती है, कहीं से करों के रूप में इकट्ठा करके उसको खर्च करना पड़ता है। चूंकि शिक्षा पर पहुंच सबकी नहीं है, सबको शिक्षा के पास तक पहुंचाएंगे, हर एक मानव को मानव पूंजी बनाएंगे, इस कारण सरकार खर्च करती है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अगर बात करें कि GDP का कितने प्रतिशत, तो सबसे पहली बार की अगर बात करें तो GDP का केवल 0.64%, और अगर अभी बात करें तो GDP का अगर 19-20 में बात करते तो GDP का 3.1% क्या किया गया, शिक्षा पर व्यय किया गया। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज के द्वारा बजटीय अनुमान 2020-21 में थोड़ा सा घट गया है कि कितना है, 2.8 के आसपास है। साक्षरता दर 1951 की 18% से बढ़कर लगभग कितनी हो गई है, अभी 85% तक हो गई है। तो ये सब क्या हो पाया है, सब इन्हीं कारणों से सफलता मिल पाई है जो सरकार खर्च कर रही है। कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जानकारी पैदा की जा रही है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने, ना ठीक प्रकार से पालन करने या अपने अधिकार का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। चलिए बात करेंगे कैसे अनिवार्य है। यहां पर तो हम बात करते हैं कैसे अनिवार्य होगा। तो सबसे पहली चीज आती है कि शिक्षा से ही आएगी क्या, साक्षरता। तो शिक्षा और साक्षरता पर जब बात की जा रही है कि शिक्षा से ही साक्षरता आएगी, और ये साक्षरता पर हम कह रहे हैं कि ये आपका केवल अधिकार नहीं है, शिक्षा आपको अधिकार के रूप में भी यहां पर दी गई है कि शिक्षा क्या है, आपका अधिकार भी है। अधिकार के अलावा क्या कहते हैं कि ये कर्तव्य भी है, और कर्तव्य के अलावा ये अनिवार्य भी है।
अब हम इन तीनों चीजों पर बात करेंगे कि क्या ये अधिकार है, क्या ये कर्तव्य है, क्या ये अनिवार्य है, और अगर ये तीनों है तो क्यों है, उस पर हम अभी बात करने वाले हैं कि अधिकार क्या कहलाएगा, कर्तव्य क्या कहलाएगा, या अनिवार्यता क्या कहलाएगी। तो इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, अब ये अधिकार के पीछे हम जो चर्चा कर रहे हैं, अधिकार संविधान में दिया गया है कि हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। कर्तव्य क्या है कि अगर कर्तव्य की बात करें कि नागरिकों द्वारा मतलब अधिकार के पीछे अगर हम इन तीनों चीजों की बात करें, अधिकार, कर्तव्य और अनिवार्यता है ना, तो अधिकार में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। आपने पढ़ा होगा राइट टू एजुकेशन, RTE, शिक्षा का अधिकार। तो अब ये शिक्षा का अधिकार मतलब शिक्षा आपको जाएगी तो क्या करेगा, नागरिक को अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से ना, क्या करेगा, नागरिकों को अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने, मतलब आप कैसे, आपके जो कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, कि घर में बैठाना चाहिए, ये कर्तव्य है आपके। तो कर्तव्य कैसे पालन करेंगे, शिक्षा आपको बहुत अच्छे से मदद करेगी, आपके कर्तव्यों के पालन में शिक्षा आपकी सहायता करेगी। साथ ही साथ ये क्या करेगी कि आपके जो अधिकार है ना, तो अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य, अगर आप जानते नहीं हैं, अगर आपको पता नहीं है कि भारत में समानता का अधिकार है, बिना शिक्षा के कैसे पता चलेगा, भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है, बिना शिक्षा के कैसे पता चलेगा, भारत में धर्म की स्वतंत्रता है, बिना शिक्षा के कैसे पता चलेगा। तो आप शिक्षा के माध्यम से ही आपको जो अधिकार दिए गए हैं इनका उपयोग कर पाएंगे, इनका लाभ उठा पाएंगे। क्लियर। जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है ना, बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग अंतर आप देखेंगे। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। मतलब अगर हम बात करें कि महिला की साक्षरता दर पर बात करें, है ना, महिला की साक्षरता दर पर बात करें और पुरुष की साक्षरता दर पर बात करें, दोनों को अगर हम लिख लें तो पुरुष की साक्षरता दर कितनी ज्यादा है, 16% ज्यादा है, और इनकी 16 कम है। मतलब अगर हम मोटा मोटा लिख लें कि अगर ये 100 है इनकी साक्षरता दर, तो इनकी 16 कम कर दो, मतलब ये 84% है। तो क्या आप निकाल सकते हैं कि महिलाएं समाज में थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में पिछड़ी है, मतलब उनकी साक्षरता दर आपको कम समझ में आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर में अंतर कम है। मतलब अगर हम महिलाओं और पुरुषों की जब बात करते हैं, तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात कर रहे हैं ना, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो अंतर है, तो शहरी क्षेत्र में जो अंतर आता है वो 14.2 का आता है ना, 14.2% आपको अंतर मिलेगा। मतलब यहां पर जो अंतर, हम टोटल जो बात कर रहे हैं कि 16% पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं महिलाओं से, शहरों में अंतर कितना आता है कि यहां पर केवल 14.2% पुरुष ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं महिलाओं से। तो ये अंतर आपको शहर और गांव क्यों आता है, क्योंकि शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं, महत्व को थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि गांव में नहीं पढ़ते लिखते, सब जगह पढ़ते हैं, लेकिन शहर में काम काज भी आपको वैसे ही मिलेंगे, अगर आप पढ़े नहीं लिखे होंगे तो आपको काम भी नहीं मिल पाएगा। 2011 अगर हम बात करें तो केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94%, जबकि बिहार में 62%। अगर आज की बात करें केरल की तो 99%, 99 प्लस भी होगा कुछ, तो इतनी साक्षरता दर होगी, जबकि बिहार में आप देख पा रहे हैं 62, 65, 68% के आसपास होगी। 2019-20 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली के अंतर्गत भारत में आप देखेंगे कि 7,78,842 से भी अधिक गांव में ये फैली हुई है। लेकिन एक समस्या क्या है कि दुर्भाग्यवश स्कूली शिक्षा के विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया। मतलब स्कूली शिक्षा हमने खोली तो इसमें दो चीजें आएंगी, निम्न दर और पढ़ाई को बीच में छोड़ना। छोड़ने की दर ज्यादा है और इसकी जो क्वालिटी है वो कम है। देखिए स्कूली शिक्षा अगर बात करें तो स्कूली शिक्षा में पहले तो एडमिशन हो गया, तो यहाँ पर जो गुणवत्ता है निम्न दर है ना, निम्न दर है, और दूसरा क्या है कि यहां पर एक उच्च दर है, पढ़ा था पढ़ना। उच्च दर किसकी है, स्कूल छोड़ने की। क्या, स्कूल छोड़ने की, स्कूल छोड़ने की उच्च दर है। और बाकी आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो उसकी गुणवत्ता है वो आप पाएं, या विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच छोड़ने के उच्च स्तर पर इन्हें कमजोर, मतलब विस्तार उतनी तेजी से हो नहीं पा रहा है और बच्चे पढ़ाई ज्यादा छोड़ रहे हैं। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एक महत्वपूर्ण कदम था। आपने नारा सुना होगा, सब पढ़ें सब बढ़ें, ऐसा नारा पढ़ा हो, स्कूल चले हम, आपने ये भी सुना होगा। पेंसिल के ऊपर 2 बच्चे बैठे हुए देखेंगे, वो सर्व शिक्षा अभियान है। तो सर्व शिक्षा अभियान ने क्या किया कि स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बहुत अच्छा काम इसके द्वारा किया गया है।
राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की एक समयबद्ध पहल भी है। मतलब समुदाय की भागीदारी क्यों, क्योंकि लोग उस पर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लोगों के द्वारा इसको बढ़ाया चढ़ाया गया है कि भाई सबको भेजना है स्कूल, तो सामुदायिक भागीदारी भी है, समुदाय के हिसाब से उसमें सहभागिता है, सरकार का भी अपना एक योजनाबद्ध तरीके से आई है, तो इससे हमें फायदा हुआ है। राज्य सरकारें भी, स्थानीय सरकारें भी, सबने मिलजुल कर प्राथमिक शिक्षा में योगदान दिया है उनके स्तर को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर, है ना, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। सेतु पाठ्यक्रम का मतलब क्या है, स्कूल लौटो शिविर क्या है, तो खास तौर से हम बात करें कि भाई स्कूल के अंदर बच्चों को जो एडमिशन दर है छोड़कर न जाए, पढ़ें, तो वो यहाँ पर बनाए गए। सेतु पाठ्यक्रम मतलब गर्मियों में 1-2 महीने के लिए हम ब्रिज कोर्स चला देंगे और उनको आसान आसान चीजें पढ़ाएंगे ताकि उनको स्कूल अच्छा लगे। एकदम से नए स्कूल में आते हैं, 8 से 9th में आए या 10 से 12th में गए, छोटी क्लास के लिए खास तौर से चलता है, तो उनको हड़बड़ाहट लगती, बोले क्या कैसे करेंगे, तो छोटा छोटा पढ़ा के उनको क्या करते हैं, एकदम ऐसे गाड़ी को रमा नहीं करते, तो ऐसे उनको एकदम माहौल में ढाल देते, फिर उनको अच्छा लगने लगता है, फिर वो पढ़ाई करने लगते हैं नॉर्मली। ऐसे स्कूल लौटो शिविर अभी हम बात करेंगे इनके ऊपर। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए दोपहर के भोजन की योजना का भी क्रियान्वयन किया गया है। इसको क्या कहते हैं, मिड डे मील कहा जाता है ना, मिड डे मील कहलाती है, जिसपे आपको दिन का जो खाना है वो स्कूल में मिल जाएगा, ताकि आपको एक पोषण के स्तर का खाना दिया जाए, ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, साथ ही साथ ये बहाना न रहे कि भाई खाने की जुगाड़ नहीं है तो हम स्कूल नहीं आए। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। हम ये कहें कि हो ही रही है, हो सकती नहीं, हो ही रही है। अब बात करते हैं वो सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर। सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि अनपढ़ वयस्कों को शिक्षित करना, मतलब जो वयस्क मतलब क्या है, जो बच्चे हैं, वयस्क हैं, उनको पढ़ाना, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ये खास तौर से ये इनके उद्देश्य थे। इनके चक्कर में या इनको इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर चलाए गए हैं। अब बात करें 12वीं योजना में, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई, तो उसमें उच्च शिक्षा में 18 से 23 आयु वर्ग के नामांकन जो है वो 27%, इसमें 27% तक की आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। और दुनिया में यह वृद्धि, अगर विश्व में की ओवरऑल वृद्धि देखते हैं दुनिया भर की, तो 26% है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि है। रणनीतिक वृद्धि है कैसे, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण करना, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। मतलब ये जो रणनीति बनाई गई है इसमें हमने 27% अचीव कर लिया है। तो ये कैसे है कि इसमें गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन स्वीकार करना, व्यवसायीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। मतलब उसका टारगेट क्या है, इन सब चीजों को लक्ष्य करके वो आगे बढ़ रही है। सबसे बात करें कि दूरस्थ शिक्षा है ना, प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी को शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। दूरस्थ मतलब कहलाती है जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, तो उनके ऊपर भी ये केंद्रित की गई है। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आप देख पा रहे होंगे विश्वविद्यालय बिहार का कृषि 1951 से 2019-20 के बीच कॉलेज और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को आप सारणी में देख सकते हैं कि भाई क्या हुआ है, कैसी वृद्धि हुई है। अध्यापकों की भर्ती को भी आप टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं, वर्ष के हिसाब से देख पाएंगे। एक यहाँ पर आपको वर्ष दिया गया है, यहाँ पर महाविद्यालयों की संख्या दी गई है, यहाँ पर विश्वविद्यालयों की संख्या दी गई है, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और शिक्षक, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात की गई है। मतलब जो शिक्षक हैं वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हैं, वो ओवरऑल बात की गई यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर 1950-51 में जो महाविद्यालय थे, मतलब कॉलेज थे, वो 750 थे, यूनिवर्सिटी 30 थी और विद्यार्थी 2,63,000 और शिक्षक कितने थे, इतनी सारी जगहों पर शिक्षक थे 24,000। अब ये जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये फिगर आप देखते जाएं, बढ़ते जाएंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पर बढ़ोतरी की तरफ देखने को मिलेंगी, सब बढ़ेगा। 90-91 में आप देखें महाविद्यालयों की संख्या 700 से बढ़कर 7,346, विश्वविद्यालय 30 से बढ़कर 170, विद्यार्थी 2 लाख से बढ़कर सीधे 49 लाख और टीचर 24,000 से बढ़कर 2,72,000। फिर अगर हम बीच का कोई डेटा उठा लें 2014-15, तो यहाँ पर आप देखें विद्यालय अगर 1951 में आप देखें 750 थे तो यहाँ पर 40,000 हो गए, विद्यालय 30 थे तो यहाँ पर 711 हो गए, विद्यार्थी 2,63,000 थे तो यहाँ पर आपके कितने हो गए हैं, 2,65,85,437 हो गए। शिक्षक भी आप देख रहे हैं यहाँ
24,000 थी, यहां पर आप देख पा रहे हैं 12,61,350 है। मतलब क्या हो रही है कि दिन प्रतिदिन विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी है, महाविद्यालय कॉलेज भी बढ़े हैं, यूनिवर्सिटी भी बढ़ी है और टीचरों की संख्या भी यहां पर बढ़ी है। ये यहां पर बताया गया टेबल के माध्यम से। अब बात करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर कि स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ के ऊपर हमें चर्चा करनी है। जो भी फर्म है, मतलब अगर आपने कोई हम बात करें कि आपने कोई एक कंपनी खोली है, आपने कोई एक फर्म बनाई है, आपने कोई व्यापार के लिए कोई चीज खोली है, तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना होगा और वो भी अधिकतम। मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने एक मजदूर रख लिया जो काम नहीं करता, आप उसको रोज पेमेंट करें, आप नहीं करेंगे। काम नहीं करेगा, आप उसको बदल देंगे और बदल कर एक दूसरा मजदूर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो काम कर नहीं दे पा रहा है। क्या आप सोचते हैं कोई फर्म ऐसे व्यक्ति को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जिसका स्वास्थ्य खराब है और श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर? कोई नहीं करेगा। सोचना क्या है, कोई करेगा ही नहीं, कोई देगा ही नहीं। इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है अगर आपको काम करना। आपकी हेल्थ, आप कितने भी अच्छी चीज है, लेकिन महीने में 10 छुट्टी मारना चालू कर दी, फिर आप समझ लीजिए नौकरी पर खतरा आ जाएगा। कभी कभार चल जाता है, लेकिन हर महीने में ऐसा करेंगे तो फिर खतरा आ गया। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो क्यों निकालेगा वो नौकरी से? भाई आप काम कर दे रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, नहीं निकालेगा। पैसा भी उतना नहीं दे रहा है जितना जमाने भर को देना, आप काम भी सीख गए तो क्यों निकालेगा? लेकिन आप मान लीजिए कि महीने भर में 15 दिन बीमारी देते हैं तो वो परेशान हो जाएगा कि यार काम सही से नहीं हो रहा, पैसा तो ठीक है काट लेगा वो। तो अब वो परेशान हो जाएगा तो क्या करेगा? आपको बोलेगा आप रहो, आप स्वस्थ हो जाओ 2 महीने 4 महीने, फिर आना, तब तक वो दूसरा रख लेगा। फिर वो दूसरा अच्छा मिलेगा तो उसको थोड़ी भगाएगा। तो स्वास्थ्य जरूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आपकी नौकरी जा सकती है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपना योगदान नहीं दे सकता, अधिकतम योगदान देने में सक्षम नहीं हो सकता। वो नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? कारण क्या है उसका योगदान न देने के पीछे? कारण क्या है? योगदान इसलिए नहीं दे पाएगा कि भाई वो बीमारी रहेगा, खांसता ही रहेगा। मान लीजिए खांसी आ रही, खांसेगा कि बर्तन बालू उठाएगा, सीमेंट उठाएगा, ईंटा उठाएगा। अब ईंटा उठाया, खांसी आ गई तो गिरा दिया, नुकसान कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। बहुत संभावना कम हो जाती है, संभावना घट जाती है। स्वास्थ्य आप देख पा रहे हैं, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर बच्चों का वजन, मतलब स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आप देखने में अच्छे लगते हो, सुंदर लगते हो तो स्वस्थ है। आपकी लंबाई के अनुसार आपका वजन होना चाहिए, लंबाई सही होनी चाहिए, आपके हाथ पैर सही तरीके से काम करो। ये देखो आप डॉक्टर साहब आपका मेजरमेंट कर रहे हैं, समय समय पर हमारा वजन होता है। भाई कम वजन है तो हम कुपोषित है, ज्यादा वजन है तो अति पोषित है, दोनों चीजें खराब है, दोनों में बीमारियां आती हैं। तो ये समय समय पर बच्चों का होना चाहिए, आप एनालिसिस करवाना चाहिए, पता चले कि भाई पोषित है कि नहीं है, जांच पड़ताल होती रहनी चाहिए। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। अगर आप स्वस्थ हैं तो बहुत बढ़िया है, बीमार हैं तो कुछ दिन में कोई पूछता भी नहीं है, तो अपना कल्याण ही कर रहे हैं, स्वस्थ हैं तो। जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है ना। जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना मतलब अगर उनके देश की जनसंख्या बीमार रह रही है तो देश कैसे तरक्की करेगा? तो सबसे पहला टारगेट सरकारें क्या करती हैं कि स्वास्थ्य को टारगेट करती है कि भाई अच्छे रहेंगे तो अपने आप कुछ अच्छा काम करेंगे। तो स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना उनकी प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों को विशेष ध्यान देते हुए कुछ चीजें करना, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं उनके पास उपलब्ध कराना, परिवार कल्याण की योजनाएं हैं वो उपलब्ध कराना, पौष्टिक सेवाएं उनको उपलब्ध कराना, मतलब इन सब तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाना कि वो अपना इलाज अस्पताल में करवा सकें, परिवार कल्याण के बारे में जान सकें, पौष्टिक सेवा के बारे में जान सकें। अगर वो जान नहीं पाएंगे तो स्वस्थ कैसे रह पाएंगे? हमारे कार्यक्रमों के बारे में कैसे जानेंगे? हमारे कार्यक्रम इतने सारे चलते हैं, हम उनके पास तक नहीं पहुंचेंगे तो कैसे जानेंगे? तो हम स्वास्थ्य कार्यक्रमों को पहुंचाते हैं हर एक व्यक्ति के पास तक, ताकि वो सब इनका लाभ उठा सके, सब इनका फायदा उठा सके। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया। मतलब एक शक्ति बन गई, लोगों की शक्ति किस माध्यम से कि भाई वो किसी भी क्षेत्र में बात करें, वो ट्रेंड है, शिक्षित है, स्वस्थ है, एक जनशक्ति का निर्माण हमने किया है, ताकि इससे हमारा उत्पादन और बढ़ेगा, और हम और उत्पादन बढ़ेगा तो देश की आय में समृद्धि होगी और देश तरक्की करेगा। अब देखना, इन उपायों जो हमने देखे हैं, इन उपायों से स्वास्थ्य में भी जो आप उपाय अपनाते हैं उससे जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है। तो आप देखें इससे जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी हो गई है? 2016 में 69.4 मतलब 69, मतलब हमारे यहाँ पर औसत व्यक्ति कितना जीने लगा है? 70 साल के आसपास। शिशु मृत्यु दर
1951 में 147 से घटकर 2020 में 36 पर आ गई है। ये इतनी कम हो गई 36 पर, पहले कितनी थी 147 थी, घटकर कितनी आ गई 36 पर आ गई। इसी प्रकार इस अवधि में अधिशोषित जन्म दर भी गिरकर कितनी आ गई है 20। ज्यादा जन्म दर भी होना बहुत अच्छी बात नहीं है, ये भी कितनी हो गई है 20 के आसपास आ गई है। और मृत्यु दर कितनी हो गई, ओवरऑल मृत्यु दर की बात करें तो 6.2। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। मतलब उस देश में आयु बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है, वहां पर व्यवस्थाएं बड़ी तगड़ी रही होंगी। शिशुओं के संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटी है या घटती है। तो ये यहां पर बताया गया। हमने देखा, आपसे पूछ सकते हैं कि जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है, तो आपको याद रखना है। हमारी जो शिशु मृत्यु दर है वो घटकर कितनी आ गई है, तो ये भी याद रखना है। अधिशोषित जन्म दर कितनी है, तो ये भी याद रखना है। मृत्यु दर कितनी है, तो ये भी याद रखना है। आपको ये सब याद रखना है। आपसे कभी भी एमसीक्यू के अंदर, बहुविकल्पी प्रश्न के अंदर या अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंदर ये चीजें पूछी जा सकती हैं। स्वास्थ्य में एक टेबल आ गई। ये टेबल आप देखेंगे, पाएंगे कि इसमें हमने अलग अलग सालों की चर्चा की है। जैसे आप देखें यहाँ पर उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय अस्पताल, बिस्तर वाले सरकारी अस्पताल, भारतीय चिकित्सा में जो पंजीकृत डॉक्टर हैं, नर्सिंग, और ये सबसे छोटे स्तर पर होता है ये, उसके ऊपर ये होता है, फिर बड़ा ये होता है, फिर डॉक्टर ये होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि छोटी जगह को ही हम धीरे से अस्पताल बना देते हैं, तो इनकी संख्या घट भी सकती है, इनकी बढ़ भी सकती है। देखना 2014 में आप देखेंगे तो इनकी संख्या 1,82,709, 2015 में 84 हुई, 2016 में 85, 17 में 87, 18 में 89 और 19 में 178 के आसपास, चूंकि यहाँ पर अस्पताल ज्यादा बन गए होंगे। अस्पताल की बात करें तो ये 29,715, फिर 29,957, फिर 30,000, फिर 31,000, 31,700, 31,900 बढ़ रहे हैं। बिस्तर आप देखें तो बिस्तर 6,75,000, फिर 7,54,000, 6,34, 7,10, 7,13 और 8,18। अगर डॉक्टरों की बात करें तो पहले 36,000, अब 41,000, अब 44,000, अब यहां पर देख पा रहे 43,000, 2018 में 22,000, अभी 29,000, है ना। अगर हम बात करें नर्सिंग की, जो स्टाफ की बात करें तो अब पहले था 26 लाख 21,000, 26 लाख 39,000, 27 लाख 78,000, 28 लाख 78,000, 29 लाख और 12 लाख के आसपास। तो ये आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रही है कि धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है, क्योंकि आपने इतने लोग बढ़ा दिए, इतने अस्पताल खोल दिए, डॉक्टर बढ़ा दिए, नर्सें बढ़ा दी, तो स्वास्थ्य सेवा में सुधार तो होना ही है। भारत में अनेक ऐसे स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। जहां पर ये मौलिक सुविधाएं नहीं है, भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 313 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल कॉलेज है। मतलब अगर आप देखें तो यहां पर मेडिकल फैसिलिटी थोड़ी सी अच्छी है इन 4 राज्यों में। संख्या आप देख पा रहे हैं कि भारत में 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज। डेंटल मतलब दांत का इलाज करेंगे, मेडिकल कॉलेज मतलब दांत, मतलब हमारा पूरा इलाज करेंगे, शरीर का इलाज करेंगे, दांत के इलाज के लिए। अब टॉपिक आ गया है अपना बेरोजगारी, मतलब कि हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। सकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती है। पति बूटा को वो सहायता करती है, इसके अलावा वो घर का काम करती है, हमने देखा हुआ था। तो यहां से हमें समझना है कि रोजगार क्या है और बेरोजगार क्या है। उन चीजों को हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि रोजगार किसको कहेंगे और बेरोजगारी क्या कहलाएगी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने, घूमने फिरने में बिताते हैं। तो अब एक सवाल उठता है, क्या शीला या जीतू या सीतू जो है उनको बेरोजगार कहेंगे? यदि नहीं तो क्यों नहीं, और अगर कहेंगे तो क्यों कहेंगे? इन सवालों के जवाब हमें यहां पर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात आती है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का मतलब क्या हो गया? उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग को रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, तब बेरोजगारी, ऐसे बैठना पड़ता है, तब क्या कहेंगे? तब उसको बेरोजगारी कहा जाएगा। शीला की रुचि अपने घर के काम के बाहर काम करने में नहीं है, मतलब वो सिर्फ क्या चाहती है? घर का काम करेगी, इसके अलावा बाहर का काम नहीं चाहती। इस कारण से इसको आप बेरोजगार नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी इच्छा नहीं है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा परिभाषा में? इच्छुक, जिसकी इच्छा है और काम नहीं मिल रहा, तब वो बेरोजगार कहलाएगा। अब जो पढ़ा रहना चाहता है, इच्छा ही नहीं है, क्योंकि शीला की माँ को, मतलब शीला को जो है उसको समय ही नहीं मिलता घर से बाहर, तो वो चाहती नहीं है, इसलिए उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे।
जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं होती। श्रम में मतलब एक उम्र के बाद और एक उम्र तक ही लोगों को शामिल कर सकते हैं, सबको शामिल नहीं करेंगे। 15 साल से 59 साल तक के लोगों को आप शामिल कर सकते हैं। ना ही सीतू मतलब आप क्या कहेंगे, ना सीतू, ना जीतू और ना उनकी मां शीला, इनको आप बेरोजगार नहीं कहेंगे, इनको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहेंगे? अगर हम श्रम बल जनसंख्या की बात करते हैं ना, श्रम बल जनसंख्या की बात करते हैं, तो इसमें वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 के बीच में होती है। 15 साल से ज्यादा और 59 साल से कम वो शामिल होंगे। सकल के भाई बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते, इसलिए उनको बेरोजगार नहीं कहेंगे। सकल की मां शीला को भी आप बेरोजगार नहीं कहेंगे क्योंकि वो इच्छा नहीं उसी काम करने की। सकल के दादा दादी नाना नानी का इस चैप्टर में उल्लेख नहीं है, लेकिन संभवतः इनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी, तो इनको भी आप बेरोजगार नहीं कहेंगे, ये भी बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। अब दोनों के बारे में बात करें, कैसी होती है नगरीय और कैसी होती है ग्रामीण। अगर बेरोजगारी को आप देख रहे हैं तो हम पाएंगे कि दो प्रकार की है, एक प्रकार है शहर का और एक प्रकार है गांव का। ग्रामीण बेरोजगारी में आप पाएंगे कि यहां पर आपको मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलेगी। कौन सी? मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये दो प्रकार की बेरोजगारी आप देख पाएंगे। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। शहरों में क्या मिलेगी आपको? शिक्षित बेरोजगारी। अभी हम इन सब पर बात करेंगे, शिक्षित बेरोजगारी क्या है और ये मौसमी बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। अब ग्रामीण क्षेत्र की जो मौसमी बेरोजगारी है, या जिसको आप आगे जाकर एक और बेरोजगारी आएगी जिसको प्रच्छन्न कहेंगे, इन पर बात करते हैं। मौसमी का मतलब जैसे मौसम बदलता है, एक बार मौसम चेंज हुआ, ठंडी के बाद गर्मी आती है, फिर कुछ समय बाद ही ठंडी आ पाती है। मतलब जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, मतलब अभी नौकरी कर ली 6 महीने, फिर 3 महीने बैठना, तो 3 महीने क्या हो गई? आपकी मौसमी बेरोजगारी आ गई। ये खास तौर पर ये बेरोजगारी आपको कहां देखने को मिलेगी? कृषि आधारित लोग होते हैं, ये आमतौर पर कृषि आधारित होते हैं और इस समस्या से जूझते हैं, क्योंकि वर्ष के कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जैसे बुवाई का, कटाई का, निराई का, गहाई का, इसके अलावा फिर कोई काम नहीं होता तो आपको घर बैठना पड़ता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या मतलब है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तविकता में काम कर रहे हैं नहीं, ये पता नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज खेत जाता है और आता है, हो सकता है खेत पर काम चल रहा हो, जा ही आ रहा है, लेकिन गांव वालों को लगता है कि खेत पर काम करने जाता है, सबको लग रहा है ये काम कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा, उसका उत्पादन 0 है। उसके ना जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उत्पादन 0 है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। यह भी आपको कृषिगत कार्यों में भी देखने को मिलेगा। कृषिगत कार्यों में जो परिजन लगे होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। मान लीजिए किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है और उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, जो 3 अतिरिक्त हैं, इन लोगों को आप क्या कहेंगे? ये 3 अतिरिक्त लोग इस खेत में काम कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या हो जाएगा? वो कॉन्सेप्ट इसके लिए हो जाएगा, उसको कहेंगे आप प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। क्लियर बात? तो अब देखें, इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। तो पहले जो एक मौसमी, जिसको हम प्रच्छन्न कह रहे हैं, जो शब्द प्रच्छन्न लिखा हुआ है, तो प्रच्छन्न का मतलब क्या है? छिपा हुआ। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब क्या कहते हैं? छिपा हुआ, है ना? क्या कहते हैं? छिपा हुआ। तो अब इसके साथ एक शब्द लगा होता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। तो जो 5 लोगों के साथ 3 लोग अतिरिक्त काम कर रहे हैं, तो उनकी आने से खेत का उत्पादन बढ़ना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। होता कुछ नहीं है, लगे 8 लोग हैं, 3 चले भी जाएं तो कोई असर नहीं पड़ रहा, 3 आ जाएं तो कोई असर नहीं पड़ रहा। तो वो 3 क्या हो गए? 3 भार बनकर आए हैं, उनके आने से उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि उनमें छिपी हुई बेरोजगारी, उसको हम क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। अगर इन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं पड़ेगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं, इनको क्या कहेंगे? छिपे हुए बेरोजगार कहते हैं। क्लियर बात? शहरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना आपको देखने को मिलती है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं।
एक अध्ययन में बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवक बेरोजगार अधिक तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि आप जब जो भी ग्रेजुएट हो गए हैं, जो भी डिग्री पा ली है, तो आप उसी डिग्री के हिसाब से काम करना चाहते हैं, उससे नीचे काम करने को तैयार नहीं होते, इस कारण से उसमें बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है। मैट्रिक मतलब क्या होगा, थोड़ी छोटी क्लास हो गई तो हम कोई भी काम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बेरोजगारी कम है। लेकिन पीजी कर लिया, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, स्नातक या स्नातकोत्तर कर लिया, तो फिर तेजी से बढ़ रही है बेरोजगारी, उनमें वो काम नहीं करेंगे। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी भी विद्यमान है। जैसे एक ओर तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। बेरोजगारी से जनशक्ति के संसाधन बर्बाद होते हैं, युवकों में निराशा भी आ जाती है। तो जो बेरोजगारी की हम बात कर रहे हैं, तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी बेरोजगारी पर बात कर ली। बेरोजगारी पर अगर अपन ने बात करना स्टार्ट की है, तो बेरोजगारी मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति काम का इच्छुक है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, वो बेरोजगारी कहलाती है। ये बेरोजगारी जो है वो दो प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। कैसे कैसे दो प्रकार की, एक प्रकार होगा जिसको आप कहेंगे ग्रामीण, और एक प्रकार होगा जिसको आप कहेंगे शहरी, ना। ग्रामीण बेरोजगारी क्या कहेंगे, ग्रामीण बेरोजगारी, और एक क्या कहलाएगी, शहरी बेरोजगारी या नगरीय बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत आपको दो प्रकार की बेरोजगारी और देखने को मिलेगी, जिसमें आप एक को कहेंगे, एक क्या कहलाएगी, इसको कहेंगे मौसमी बेरोजगारी, एक को कहेंगे मौसमी बेरोजगारी, और दूसरे को कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर शहरी क्षेत्र में बात करें तो यहां पर बेरोजगारी आपको कैसी देखने को मिलती है, शिक्षित बेरोजगारी आप देख पाते हैं, है ना। शिक्षित बेरोजगारी मतलब जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, इन अगर दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों आपको अगर पूछा कहां पाई जाएगी, तो ये दोनों कहां पाई जाएगी, आपकी कृषि क्षेत्र में पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी, कृषि क्षेत्र में पाई जाएगी। मौसमी में क्या होता है, कुछ महीने के लिए आपको काम से बैठना पड़ता है, मौसमी कहलाएगी। प्रच्छन्न में इसका मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। क्या छिपी हुई होता है, इसका मतलब कि छिपी हुई बेरोजगारी की बात होगी जब कि लग तो रहा है काम कर रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा, उसको कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या हो गया कि आप मान लीजिए कि आपने शिक्षा प्राप्त कर ली है, मान लीजिए कि आपने मैट्रिक कर लिया है, या किसी ने स्नातक कर लिया है, या किसी ने स्नातकोत्तर कर लिया है। मतलब स्नातकोत्तर का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी, स्नातक का मतलब होता है यूजी, आपने मतलब ग्रेजुएशन कर लिया है, और मैट्रिक आप ये कर ली है। अब आप मानिए कि मैट्रिक आपने की है, 10वीं 12वीं तक आप पढ़े हैं, तो आप कुछ भी काम कर लें, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। तो इनमें भी अगर हम देखें तो इनमें अधिकांश बेरोजगारी आपको किस में देखने को मिलेगी, अधिकांश बेरोजगारी आप पाएंगे कि आपको स्नातक और स्नातकोत्तर में अधिकांश बेरोजगारी देखने को मिलेगी। इनमें इसकी तुलना में इसमें बेरोजगारी कम है, इनमें ज्यादा। क्यों, क्योंकि आपने डिग्री ज्यादा ले ली तो आप उस डिग्री के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, उससे नीचे उतरने को तैयार नहीं है। इसलिए अब देखें यहां पर क्या बात की गई, यहां पर बोला गया है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ है, वहां पर लोग ज्यादा हैं लेकिन कुछ श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। मतलब एक और तकनीकी प्राप्त, मतलब इंजीनियर तो बहुत है, उनके बीच में बेरोजगारी बहुत है, बहुत काम कर, लेकिन स्किल्ड इंजीनियर की बात करते हैं जो आर्थिक समृद्धि में सहायक है, उनकी कमी है, मतलब कौशल की कमी है। तो ये भी बातें सामने आई है। और बेरोजगारी से जनशक्ति के संसाधन बर्बाद होते हैं। अब क्या प्रभाव पड़ेंगे बेरोजगारी के, तो युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। पर्याप्त मुद्रा नहीं होती तो अपने मन का कुछ खाना पीना, कहीं घूमना फिरना ये नहीं कर पाएंगे, मुद्रा का अभाव होगा। एक बड़ा सामाजिक अपव्यय हो जाता है, समाज का एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगारी में बर्बाद चला जाता है। आर्थिक बोझ में भी वृद्धि करती है, क्योंकि बेरोजगारों को खाना तो खिलाना पड़ेगा, इनके लिए कुछ योजनाएं चलेंगी, इनके लिए कुछ स्कीम्स देनी पड़ेंगी, घर के ऊपर भी ये आर्थिक बोझ बन जाएंगे। मतलब हम क्या कहें तो कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता, मतलब आप कुछ नहीं करेंगे अभी तो अपने घर वालों के ऊपर मतलब क्या हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, आप 28 साल के हो गए और 2 पैसे नहीं कमाते, तो 28 साल के व्यक्ति को कुछ तो लगेगा ना, 2-5 रुपए धर्म। तो ये 28 साल का व्यक्ति घर में पैसा किससे लेगा, पिताश्री से। और जब ये पिताजी से पैसा लेगा, पिताश्री से पैसा लेगा, तो क्या हो जाएगा, पिताजी से जैसे ही पैसा लेता है तो किस पर निर्भर हो गया, पिताजी तो कार्यरत हैं, कुछ काम कर, इन पर निर्भर हो गया। मतलब ये क्या हो गया, इन पर बोझ हो गया एक तरीके से। मतलब उनको पिताजी को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई अपना कमाए, उनसे मंगाए ना, लेकिन आप अभी भी ले रहे हो, तो क्या हो गया, उन पर निर्भर हो गए, उन पर बोझ हो गए।
जनशक्ति संसाधन बर्बाद हो जाएंगे, युवकों में हताशा और निराशा की भावना बहुत बढ़ जाएगी। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। समाज में जो युवा है, मतलब देखिए कि यहाँ पर ये बेरोजगार कौन होगा, खासतौर से युवा होगा। युवा बेरोजगार होगा तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, कभी वो ताश खेलेगा, कभी वो बीड़ी पिएगा, कुन्नड़ पर खड़ा होकर, कभी वो फिर पैसे की दिक्कत आएगी तो हो सकता है कुछ गलत चीजों में भी चला जाए। अगर इनको, इन युवाओं को नौकरी मिल गई होती तो इन सब चीजों की जरूरत उनको नहीं पड़ती, ना वो ताश खेलते, ना वो बीड़ी पीते, ना वो गुटखा खाते, ना वो गलत आदतों में जाते। लेकिन कोई काम नहीं है तो नुक्कड़ पर खड़े हो गए, बीड़ी पी रहे हैं, पत्ते ले आए, ताश खेलना चालू कर दिया है और कभी कभी कुछ गलत क्रियाओं में भी शामिल हो गए। तो इससे समाज के जीवन पर भी असर पड़ेगा। हो सकता है उनका परिवार बहुत अच्छा हो लेकिन बच्चा गलत चीज में चला गया, जुआड़ी बन गया, बीड़ी पीने लगा, गुटखा खाने लगा या गलत बात में आ गया, तो समाज की गुणवत्ता पर तो असर पड़ेगा कि हमने समाज का एक अच्छा हीरा व्यक्ति जो अच्छा बन सकता था वो क्या हो गया, गलत आदतों में चला गया। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। अगर अर्थव्यवस्था सभी तरीके से डेवलप हो रही है, उसका विकास हो रहा है और बेरोजगारी है तो बड़ा नुकसान होगा उसको। बेरोजगारी में वृद्धि मंदी ग्रस्त अर्थव्यवस्था को बताती है। मतलब कि अगर किसी देश में बेरोजगारी आ रही है इसका मतलब क्या है कि वहां की अर्थव्यवस्था स्लो हो रही है, मंदी आ गई है, वहां पर मंदी का दौर आपको देखने को मिलेगा। अगर लोगों को संसाधनों के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएंगे। अगर आपने संसाधन नहीं बनाया, उनको परिसंपत्ति नहीं बनाया तो वो आपका दायित्व बन जाएंगे, आपके ऊपर बोझ बन जाएंगे। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर अगर देखें तो वो भी निम्न है। कैसे है निम्न? बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो बहुत कम कमाते हैं और निम्न उत्पादकता वाले जो लोग होते हैं इनकी गिनती भी क्या कर लेते हैं, नियोजित, मतलब ये लोग भी काम कर। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए और उसको घर का खर्चा चलाने के लिए कम से कम कमाना चाहिए 28,000 रुपए महीना, लेकिन वो कमाता वास्तविकता में कितने हैं, 18,000 रुपए महीना, या वो कमाता कितना है, 10,000 रुपए महीना। तो इतना कम कमाने के बाद भी चूंकि कमा रहा है, इसको क्या कह देते हैं, रोजगार कह देते हैं। ऐसा क्यों कह देते हैं? ताकि ये जो अपन कह पा रहे हैं ना कि सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर क्या है, निम्न है। तो आप किसी को भी कह देंगे, बोले अरे वाह तुम तो ठेला ढड़काया, तुम तो रोजगार पा लिए। तो अगर आपको कुछ रोजगार मिल गया है तो फिर क्या कह देंगे, बोले कोई बेरोजगार नहीं है, भले आप कम कमा रहे हैं तब भी। पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उनके लिए क्या है कि भाई कुछ मतलब मर रहे हैं, मतलब खाने की जुगाड़ करने के लिए जबरदस्ती में काम करना पड़ रहा है, उतना काम में ना मन लग रहा है ना उतना पैसा मिल रहा है, लेकिन मजबूरी में उनको काम करना पड़ रहा है, तो उनको क्या कहेंगे, वो आपके बेरोजगार ही कहलाएंगे। लेकिन सांख्यिकीय दृष्टि से उनको क्या कहेंगे, क्योंकि बोले कर रहे हो कुछ तो रोजगार है, आप कुछ कमा रहे हो तो आप रोजगार प्राप्त कर रहे हो, आप कोई बेरोजगार नहीं हो, ऐसा सांख्यिकीय रूप से कहा गया है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे गए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद ना करते हो, मतलब ना कर सकें कि भाई उनको अपनी पसंद का कोई काम नहीं मिला, तो ये दिक्कत होती है। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, जो गरीब हैं चूंकि उनके पास वही है कि भाई आज काम करेंगे तो घर में चूल्हा जलेगा, आटा लाएंगे, सब्जी लाएंगे, खा लेंगे, कल फिर काम करेंगे तो फिर आ जाएगा। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम में जुड़ जाना चाहते, किसी भी कीमत पर, चाहे कोई भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन का निर्वाह कर पाते हैं, जीवन जी पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि लोगों की आवश्यकता नहीं होती फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है, खुद का रोजगार हो गई। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है, पूरा परिवार उसमें शामिल होता है, इस कारण से इसको स्वरोजगार भी कहते हैं। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसलों में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कठिनाइयों को कम कर देता है। क्या होता है, घर में मान लीजिए कि 10 लोग हैं और भले 8 ने ही मेहनत की हो लेकिन खाने के लिए हम सबकी व्यवस्था करेंगे, तो क्या हो गई कि भाई सब जो बेरोजगारी की जो कठिनाइयां हैं वो कम लगने लगती हैं कि भाई नहीं है, काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होगी, परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर प्रवास करते, ताकि क्या हो, परिवार को गरीबी से निकालकर थोड़ा सा अच्छा जीवन स्तर दे सके। अब कुछ क्षेत्रक पर परिदृश्य पर, मतलब बेरोजगारी के क्षेत्रक पर हमें चर्चा करनी है। पहले तो कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। फिर आप देखेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की हमने बात करी, साथ ही साथ कुछ कृषि अधिशेष श्रम पर द्वितीय तृतीय क्षेत्रक में चला गया, इस पर भी बात करी। कुछ लोग चले गए हैं ना जो कृषि में काम करते थे, वो कारखाने में और सेवा क्षेत्र में भी काम करने लगे हैं। द्वितीय क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है, मतलब वहां पर बहुत लोग काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं।
तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इस तरीके की बहुत सारी सेवाएं सामने आई हैं। तो इनके माध्यम से भी क्या हो पा रहा है, इनके माध्यम से भी उनको काम मिल पा रहा है। श्रम क्या है, विभाजित होता चला जाता है, आगे की तरफ जा रहा है। मतलब पहले जो श्रम आपका कृषि में लगा था वो क्या हो रहा है, अब द्वितीयक में आ गया और तृतीयक में आ गया, ऐसे यहां पर बट रहा है। अब आती है बात आपकी एक गांव की कहानी की, स्टोरी ऑफ विलेज के ऊपर हमें बात करनी है। यहां से क्या होगा, हमें एक चीज समझ में आएगी, हम कुछ समझेंगे। क्या, एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। गांव में तो होगा, गांव आप समझते हैं कच्चे से मकान होंगे, खेती करते होंगे लोग, कुछ रस्सी वस्सी बनाते होंगे, खेत पर जाते होंगे, खेत से आते होंगे, ये सब होगा। कई परिवार रहते, प्रत्येक परिवार इतनी फसल उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य का, उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो खा पी सकें। साथ ही साथ वो अपना कपड़ा बुन लेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाते थे, और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेते थे। मतलब उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती थी कोई दूसरी, बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। मतलब क्या आ गई, यहां पर शिक्षा दे दी, और वो भी कैसी दे दी, कृषि की। और महाविद्यालय में गया, मतलब यहां पर वो प्रशिक्षित भी हो जाएगा, उसका प्रशिक्षण भी हो जाएगा, वो एग्रीकल्चर में भी ट्रेंड हो जाएगा। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियर की योग्यता प्राप्त करके गांव वापस आया। वो अब उससे क्या हो गया, इस सबसे शिक्षा और प्रशिक्षण क्या हो गया, उसका सृजनात्मक हो गया, वो मतलब क्रिएटिव हो गया। और उसकी सृजनात्मक होने से क्या हुआ, उसने एक हल बना दिया स्पेशल टाइप का, और स्पेशल टाइप का हल बनाने से खेत जोतना और खेत में बुवाई करना आसान हो गया। इससे क्या हो गई, गेहूं की उपज बढ़ गई। तो अब गेहूं की उपज बढ़ गई, जिस परिवार का था तो उसको आमदनी बढ़ गई। तो इस तरह गांव में क्या हो गया कि इस तरीके से गांव में एक एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हो गया। उसको देखकर लोग बोलने लगे, भाई हमारे लिए भी एक हल बना दो, हमारे लिए भी एक हल बना दो, हमारे लिए चीज बना दो। तो गांव में खेती के उपकरण बनने लगे, एग्रो इंजीनियरिंग का एक नया काम आ गया और वहीं इसकी पूर्ति होने लगी। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी, इससे अच्छा लाभ हुआ और जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया, परिवार के सदस्यों में उन्होंने उसको बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। अब समझने वाली बात यह है कि गांव में एक व्यक्ति अच्छा निकला तो दूसरे लोग उससे प्रेरित हुए। मतलब शिक्षा प्रेरित भी करती है अगर आप अच्छा काम करते हैं तो सभी ने बैठक की और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास भी दिलाया कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति भी कर दी, उनको भी अपॉइंट कर दिया गया कि भैया तुमको ही संभालना है सब कुछ। तो उनकी भी यहां पर नियुक्ति कर दी गई, वो अपॉइंट हो गए कि भैया आप करेंगे यहां पर। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलवा दिया। मतलब वो क्या हो गई, सिलाई में आप देख पा रहे हैं प्रशिक्षित हो गई। अब गांव के सभी लोग के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि गांव के सभी लोग सिले, अच्छे ढंग के सिले कपड़े पहनना चाहते थे। क्यों पहनना चाहते थे, क्योंकि उनकी कृषि में जो एग्रो इंजीनियरिंग आई है तो उत्पादकता बढ़ गई, तो पैसा आ रहा, बच्चों को स्कूल भी भेज रहा है, तो खुद भी अच्छे से रहना चाहते थे। इस तरह गांव में दर्जी का एक नया काम आ गया। मतलब एग्रो इंजीनियरिंग आ गई, दर्जी का काम आ गया। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ, किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने का या शहर जाने का समय बचने लगा, अपने खेत पर देने लगे। इससे भी क्या हो गई, उत्पादकता बढ़ गई। इससे खेतों में अधिक समय लगने लगा और इससे उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। तो इससे समझ में आया कि अगर शिक्षा का अगर आप निवेश करेंगे तो शिक्षा क्या करे, एक व्यक्ति ने आय अधिक करी, उसको देखकर कई सारे लोग शिक्षा की तरफ गए और जो गांव पहले पिछड़ा था वो गांव आप देखो उसमें कई सारे रोजगार आपको देखने को मिलते हैं। समय के साथ वह गांव जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियरिंग, तमाम अलग प्रकार की अलग अलग तरीके की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध हो गई और अन्य तरह के लोगों से ये परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गांव की कहानी थी जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बना दिया था। मतलब क्या हो गया, अगर शिक्षा दी तो आपने देखा कैसा पिछड़ा गांव कितना अच्छा हो गया, उसमें शिक्षा दी और प्रशिक्षण दी तो आपने देखा कि गांव की स्थिति कैसी हो गई। तो इसी कारण से कहा गया कि मानव को मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। क्लियर? लास्ट में सारांश, ये समरी है। तो हमने देखा, हमने क्या जाना है, हमने जाना कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगते किस प्रकार है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगते किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती है। मतलब आपकी कीमत बढ़ाती है, आपकी इज्जत बढ़ जाती है, लोग आपकी तरफ आने लगते हैं, बोझ नहीं समझते हैं।
इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की। तीनों क्षेत्रक मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रकों में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनके बारे में भी हमने माना। प्राथमिक क्षेत्रक का मतलब क्या हो गया कि वहां पर हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, है ना, इसके अतिरिक्त जो खनिज का काम है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक में विनिर्माण या कारखाना और तृतीयक में सेवा क्षेत्रक वाली बातें हमने यहां पर देखी। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। बेरोजगारी को हमने जाना कि बेरोजगारी तब विद्यमान होती है जब व्यक्ति काम करने का इच्छुक होता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता। फिर हमने शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी के तौर पर देखा। तो हमने ग्रामीण बेरोजगारी में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई, जिसमें हमने मौसमी और प्रच्छन्न। ये दोनों प्रकार की बेरोजगारी आपको कृषि में मिलेगी। मौसमी का मतलब कुछ समय काम रहेगा और कुछ समय साल के कुछ महीने में काम नहीं रहेगा। प्रच्छन्न का मतलब यह है कि आपको ये कृषिगत परिवारों में देखने को मिलेगी कि वो काम करते प्रतीत तो होते हैं लेकिन वास्तव में नहीं। मान लीजिए खेत में 5 लोग की आवश्यकता है लेकिन काम 8 लोग कर रहे हैं। 5 लोग से काम चल जाएगा लेकिन फिर भी 8 कर रहे, तो 3 क्या है? प्रच्छन्न है। शिक्षित बेरोजगारी पर बात की थी। तो शिक्षित का मतलब क्या है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने स्नातकोत्तर कर लिया है, तो आप छोटा काम करने को तैयार नहीं है। हमने पाया था कि मैट्रिक में कम बेरोजगारी है लेकिन स्नातक और जो स्नातकोत्तर है उसमें बेरोजगारी की दर ज्यादा है। साथ ही हमने जाना था कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त तो बहुत लोग हैं लेकिन वो कौशल नहीं है लोगों के पास, उस कौशल की कमी है जो देश की आर्थिक समृद्धि कर सके। ये बातें भी हमने जानी थी। अध्याय के लास्ट में हमने एक गांव की कहानी के साथ समापन किया था, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, बाद में रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो गए थे, कई सारे आ गए थे। वो गांव एक पिछड़े गांव से एक डेवलप्ड गांव या एक बहुमुखी गांव के रूप में विकसित हो गया था। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहां पर खत्म हो जाता है। हम अपने चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन यहां पर कर लेते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब ये कि आपको जो वीडियो मिलते हैं वो निःशुल्क के साथ साथ क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। और ये सभी वीडियो आपको कहां मिलेंगे? हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे एप्लीकेशन पर, हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com, हमारे एप्लीकेशन का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। एप्लीकेशन मिलेगा आपको प्ले स्टोर से और वेबसाइट आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये बनाया इसलिए गया है कि कई बार आपको परेशानी होती है यूट्यूब पर वीडियो देखने में, तो आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू जाएंगे, आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, अपना विषय पढ़ेंगे, विषय के बाद अपना अध्याय पढ़ेंगे, उसके सारे टॉपिक खुल जाएंगे। आसानी से पढ़िए बिना किसी बाधा के। यहां पर 100% एजुकेशन आपको बिल्कुल फ्री दी जाती है, कुछ खरीदना नहीं, कोई कूपन कोड लगाना नहीं। ये बहुत सारे कोर्स हैं जो आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे सीबीएसई में स्कूल वाला, एनटीएससी ओलंपियाड, फिर सीयूईटी, आईआईटी, नीट, ये सारे यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन, ये सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क में, किसी चीज का कोई पैसा नहीं देना है। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं? तो जुड़ने के लिए आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब के बाद फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम। मैग्नेट ब्रेन सर्च करेंगे तो आप हमारी उपस्थिति वहां पर है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि चीजें फैलेंगी और लोग और जुड़ेंगे। सबको शिक्षा की जो हम बात करते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, सबके पास ये शिक्षा पहुंचनी चाहिए। तो शेयर जरूर करते रहें, शेयर रुकना नहीं चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने डाउट अगर कुछ हैं तो उनको पूछें और हमें बताएंगे आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।